अगर आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान दो कि स्कूल में यूजुअली आपकी इंटेलेक्ट एक्सरसाइज होती है। एजुकेशन का काम है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपको बताना कि इनफैक्ट आपको हेल्प करना कि आपकी जो इंटेलेक्ट है वो शार्प हो, कि आप बाहरी दुनिया के बारे में थोड़ा समझ पाओ, आप नेचर के बारे में थोड़ा समझ पाओ, आप नंबर्स के बारे में समझ पाओ, आप हिस्ट्री के बारे में समझ पाओ, तो आपकी ओवरऑल इंटेलेक्ट शार्प हो। ये पर्पस था एजुकेशन का। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्पस में, इस एंडेवर में, हम जो पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट है, वो अपने बारे में नहीं सीख पाता है कुछ भी। वो बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीख रहा होता है वो, लेकिन अपने बारे में कुछ शायद नहीं समझ पाता है। तो हमारा ये जो एंडेवर था इन सेशंस के थ्रू, वो एजुकेशन को थोड़ा होलिस्टिक बनाने का था। कि एजुकेशन हाँ बाहर के मैटर्स में इंपॉर्टेंट है, हमें टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए ही फॉर टू डेवलप आवर ब्रेन, बट टेक्निकल नॉलेज शायद काफी नहीं होती एक फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए। इसीलिए हमें एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। अगर एजुकेशन होगी तो वो बस एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित होकर नहीं रह सकती ना, कि एक वो पर्टिकुलर फील्ड तक ही सीमित रहे और बस हमने बोल दिया कि जिंदगी के ये जो 12 साल थे, 15 साल थे, ये बस एजुकेशन है और इसके बाद एजुकेशन नहीं है कुछ भी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन तो है सीखना ना, लर्निंग से मतलब होता है। और लर्निंग ऐसी चीज है शायद बाहर की दुनिया के बारे में खत्म नहीं होती तो हमारे बारे में भी खत्म नहीं हो सकती है। अगर लर्नर जो है वो खुद को नहीं समझ रहा है तो जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो अपने आप इनकम्प्लीट है। लर्नर अपने आप को लेके अंधेरे में है। लर्नर खुद को बिल्कुल भी नहीं जानता कि उसके जो डिजायर्स हैं, उसके जो मोटिवेशंस हैं, वो जो उसके ऊपर प्रेशर फील होता है, ये सब कहां से आ रहा है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसकी जो इमोशनल स्टेट है वो क्या है। लर्नर इसके बारे में नहीं जान रहा, बस लर्नर का सारा ध्यान बाहर की दुनिया की तरफ है। लर्नर बार बार बाहर की दुनिया की तरफ ध्यान दे रहा है और उसकी जो खुशियां हैं, जो उसके दुख हैं, वो भी बाहर की ही सिचुएशन से डिक्टेट हो रहे हैं। अगर लर्नर को अपना ही कुछ पता नहीं है तो शायद एजुकेशन अपना पॉइंट मिस कर रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर लर्नर बस सीमित है, बहुत ही लिमिटेड फील्ड तक उसने अपनी लर्निंग को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, तो वो ये नहीं देख पाएगा कि उसकी लाइफ एग्जैक्टली क्या है। उसकी लाइफ हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो हमारा जो एक तरीके से एफर्ट था यहाँ पे वो यही था कि हमें थोड़ा सा कुछ अपने बारे में समझ आए, हमें पता चले कि हम अंडरस्टैंड करना शुरू करें, थोड़ा हम इंटेलिजेंस लाएं। हम बस इंटेलेक्ट के थ्रू ही ना चलें, हम जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, बस वहीं तक ही हमारी जिंदगी समेट के ना रह जाए, उससे हम थोड़ा आगे बढ़ पाए और शायद थोड़ा कुछ होलिस्टिक ब्रॉडर लेवल पे, डीपर लेवल पे कुछ समझ पाए कि लाइफ क्या होती है और एजुकेशन का एक्चुअल रियल पर्पस क्या है। क्योंकि ये अगर नहीं समझा जाएगा तो ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है कि एजुकेशन ना एक प्रोसेस बन जाती है जिसमें स्कूल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज हो जाते हैं जो बस प्रोडक्ट्स निकालते हैं सोसाइटी में, कि ये देखो अलग अलग तरीके की फैक्ट्री सेटअप है, कुछ फैक्ट्रीज बड़ी अच्छी हैं, कुछ फैक्ट्रीज अच्छी नहीं है, और ये बस अपना एक के बाद एक प्रोडक्ट्स डिश आउट कर रहे हैं सोसाइटी में और वो सोसाइटी के काम आ रहा है। सोसाइटी स्कूल को बता रही है, सोसाइटी एजुकेशन को बता रही है कि देखो हमें बिजनेस चलाने के लिए ऐसा प्रोडक्ट चाहिए है, हमें अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए इस तरीके की आपसे रिक्वायरमेंट्स हैं, और स्कूल फिर हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं इसी पूरे एजेंडा को और आगे बढ़ाने में। और हम क्वाइटली, क्योंकि हमने कभी खुद के बारे में ध्यान नहीं दिया था, खुद को थोड़ा जाना नहीं था, तो हमें भी यही लगता है कि हाँ हमारे जो फायदा है, हमारा जो हमारे लिए अच्छा है, वो बहुत ही पेटी बन के रह जाता है। हमें लगता है कि हाँ ये छोटे मोटे अगर हमारे फायदे हो गए, हमें पहनने के लिए कपड़े मिल गए, खाने के लिए रोटी मिल गई और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिल गया, हल्की सी इंजॉयमेंट मिल गई, और हमें लगने लगता है शायद यही लाइफ है। हम लाइफ को बहुत ही लिमिटेड बना देते हैं। अगर एजुकेशन है तो उसका काम ही यही होना चाहिए कि इंसान के जो लिमिटेड सुख हैं, जो उसने अपना लिमिटेड चीजों में प्रॉफिट समझ रखा है, उससे थोड़ा वो अपने आप को एक्सपैंड करे। वो बस जो अपने ही फायदे के लिए ना काम करता रह जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोशल सर्विस करने लग जाए, इसका मतलब हम ये यहाँ पे एडवोकेट नहीं कर रहे हैं कि हाँ वो दूसरों की भलाई करने लग जाए, लेकिन पहले वो समझे जरा, वो अपनी भलाई जब तक वो खुद को नहीं
खुद को नहीं समझ रहा, तो वो कैसे अपनी भलाई कर लेगा? उसको पता ही नहीं है वो कौन है, तो वो क्या जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है, वो क्या जानता है इनफैक्ट लोगों के लिए भी क्या अच्छा है। वो बस एक अच्छा क्या होता है इसके आइडिया से चलता है और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी उसके अराउंड कंस्ट्रक्ट करता है। तो जब तक उसको एग्जैक्टली डीपर लेवल पे अपने जो डिजायर हैं, जो मोटिवेशंस हैं, इसके बारे में समझ नहीं है, तो वो अपने आप को बहुत ही सर्कमस्क्राइब कर लेगा एक छोटे से एरिया में, और वो मान लेगा कि देखो ये लाइफ होती है उसकी। और कहीं ना कहीं शायद हम ऑलमोस्ट अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जो सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट हैं, उसको ही अडेप्ट करने लग गए हैं। यहाँ पे हम जिस तरीके का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और अगर कोई एक स्टूडेंट आके पूछता है कि सर आपकी ये जो आप काम कर रहे हो इसमें आपकी सैलरी कितनी है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में जैसा भी हो वो दिखा रहा है कि वो जो स्टूडेंट है वो सीखा क्या है लाइफ में, उसने बस यही समझा है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ऑड है, ये नेचुरल और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है फॉर अ स्टूडेंट टू आस्क। ये ध्यान रखना, अगर स्टूडेंट ये पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है उसका ब्रेन बहुत हद तक पहले ही अब कंडीशन हो चुका है। वो पहले ही जो सारे प्रिंसिपल्स थे, जो सोसाइटी ने उसे बताया था क्या अच्छा है क्या नहीं है, एक प्रेवलेंट आइडिया जो आपके लिए क्या अच्छा होता है, उसको एक्सेप्ट कर चुका है, और वहां से वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर आपकी सैलरी कितनी है, या ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। ये एक स्टूडेंट के लिए इनफैक्ट इररिलेवेंट मैटर होना चाहिए, क्योंकि उसका ध्यान तो उस पर होना चाहिए ना कि वो क्या कर रहा है जिंदगी में। लेकिन शायद उसको उसकी लाइफ में ऐसा कुछ सिखाया गया था कि उसे पता लगने लग गया कि ये काम शायद ज्यादा जरूरी है। उसने ये नहीं जाना कि समझना क्या होता है, सीखना क्या होता है। उसने बस ये समझा कि देखो जो सबसे जरूरी चीज है लाइफ में वो है चीजें इकट्ठी करना, वो चीजें पोजेस करना, और पोजेस इंसान तभी करता है, खुश इंसान तभी होता है जब उसके पास अच्छे मॉनिटरी गेम्स होते हैं। तो वो बस इसी पर ही ध्यान दे रहा है कि हाँ आप कौन कितना कमा रहा है, किस पर कितना ध्यान है, क्योंकि शायद प्रॉब्ली उसके घर में भी इसी तरीके की बातें होती होंगी, उसको भी इसी तरीके के एक माहौल ही उसके अराउंड ऐसा होगा कि वो माहौल उससे ये क्वेश्चन करवा रहा है। तो आप ध्यान दो, अगर आप अपने ऊपर कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी मोटिवेशंस कहां से आ रही हैं, क्योंकि ये उसकी एक मोटिवेशन थी, समझ रहे, एक मोटिव था। मोटिव समझते हो ना, एक इरादा। उसके इरादा जो हमारे इरादे होते हैं, जो हमारे मोटिव्स होते हैं, वो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो उसका ये जो मोटिव है उसके एनवायरनमेंट से मिला है। इसका मतलब क्या है कि आप जो हो वो बनते ही बाहर के माहौल से हो, आप अपने एनवायरनमेंट से बनते हो। जो माइंड जो है, हम बहुत कैजुअली माइंड शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं पीसफुल माइंड होना चाहिए, मेरा माइंड मेरा मन बड़ा परेशान है, ऐसे बोलते हैं। माइंड एग्जैक्टली क्या है? आपने बायोलॉजी की क्लासेस जब पढ़ी होगी तो आपने ब्रेन की फोटो तो देखी होगी कि ब्रेन तो ये होता है, लेकिन माइंड की फोटो किसने देखी है? माइंड का किसी ने कोई डायग्राम देखा है? माइंड का तो किसी ने कोई डायग्राम नहीं देखा ना। लेकिन हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि ब्रेन के अलावा भी कुछ है जो चल रहा है, और ये समझने की जरूरत है कि ये जो माइंड है वो एक्चुअली एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन होती है। इमर्जेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि ब्रेन जो एक फिजिकल एंटिटी है उससे माइंड निकल के आता है। जैसे इमर्जेंट प्रॉपर्टी को अगर ऐसे समझना है तो ऐसे इस एग्जांपल से समझो कि दो गैसेस हैं, और उन दो गैसेस को अगर मिला दो तो कोई तीसरी ही चीज बन जाती है जो उन दोनों से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन वो तीसरी चीज एकदम ही अलग हो जाती है। अब जैसे कि दो गैसेस हैं, आपने दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए, एक मॉलिक्यूल आपने ऑक्सीजन का लिया और वाटर बन गया। वाटर इन दोनों गैसेस में नहीं था, बट इन दोनों के जुड़ने से एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी खड़ी होती है जिसको वाटर बोल देते हैं। तो ऐसे ही एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी माइंड खड़ी होती है, जो ब्रेन, जो उसका फिजिकल पार्ट है, उससे निकल के आती है। अब ये जो माइंड होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये कंस्ट्रक्ट होता है, एक तरीके का प्रोग्राम होता है, और ये प्रोग्राम के पास जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर जो डेटा फेड होता है वो इसके एनवायरनमेंट से फेड होता है। जैसा हमारा माइंड है वो हमारे एनवायरनमेंट से बना गया है, वो हमारे एनवायरनमेंट ने उसको कंस्ट्रक्ट करा है। माइंड को फिर अगर एक्चुअली पीसफुल होना है, माइंड को अगर शांत होना है, माइंड को अगर क्लियर होना है वाकई में, तो आप ये समझो कि माइंड को एक्चुअली एम्प्टी होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, माइंड एम्प्टी हो नहीं पाता, क्योंकि आप हेल्प नहीं कर सकते। ये आप पैदा होते हो और तभी से ही आप चीजें ऑब्जॉर्व कर रहे होते हो अपने आसपास।
फिजिकल चीजें तो एब्जॉर्ब कर ही रहे होते हो, नॉलेज तो एब्जॉर्ब कर ही रहे होते हो आप बाहर एनवायरमेंट की, लेकिन आपके पास बहुत साइकोलॉजिकल नॉलेज भी इकट्ठी होती रहती है। वो साइकोलॉजिकल नॉलेज क्या होती है? वो वैल्यू होती है, वो बातें होती हैं आसपास के लोगों की, आपके कल्चर में बताया जा रहा होता है कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, आपकी सोसाइटी आपको बता रही होती है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अच्छी लाइफ की कोई डायरेक्टली आपको डेफिनेशन नहीं दे रहा होगा कि ये होती है अच्छी लाइफ, बट बहुत ही सटल वेज में आपको शायद बताया जा रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग किसी चीज को प्रेज कर रहे होंगे, किसी को ताली दे रहे होंगे, किसी की तारीफ कर रहे होंगे, तो आप भी ये मानने लग जाओगे कि हाँ ये चीजें हैं जो पाने लायक हैं, ये चीजें हैं जो कमाने लायक है लाइफ में। अब ये इंफॉर्मेशन आपकी थी नहीं, आपके ब्रेन में एक तरीके से फेड हुई थी। यही वो साइकोलॉजिकल नॉलेज है जिस पर जो हमारे माइंड का जो प्रोग्राम है वो रन कर रहा है, और माइंड का ये प्रोग्राम फिर उस जिस टाइम और स्पेस में जो इंसान पैदा हुआ है उसी टाइम और उसी स्पेस के अकॉर्डिंग चलता है। टाइम का मतलब जिस सेंचुरी में आप पैदा हुए हो उस सेंचुरी का जो माहौल था वो प्रोग्राम बनाएगा, और स्पेस का मतलब ज्योग्राफिकल किस लोकेशन पे आप पैदा हुए हो। आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आपके माइंड का प्रोग्राम एक तरीके का होगा, आप ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए हो तो आपके माइंड का प्रोग्राम एक तरीके का होगा, आप ब्रिटेन में पैदा हुए हो तो आपके माइंड का प्रोग्राम एक तरीके का होगा। तो हमारा माइंड का जो प्रोग्राम है ये हमारे ही जगह से बनता है और जिस टाइम के हम हैं उससे बनता है। तो हमें ये देखना है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है एक्चुअली जो जिससे हमारा ब्रेन चल रहा है, हमें धीरे धीरे इस अपने आप को कहीं ना कहीं शायद डीप्रोग्राम करना है, हमें अपने ब्रेन को खाली करना है, एम्प्टी करना है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है जिससे हम चल रहे हैं, जिससे हम ऑपरेट हो रहे हैं, जो हमारे पास डेटा है जिससे हम एक्ट करते हैं लाइफ में, क्योंकि ध्यान दो आपके जो सारे डिजायर हैं, जो एक्शंस हैं, जो आप जिन जोक्स पे आप हंसते हो, जिन चीजों को आप एंटरटेनिंग मानते हो, जो आप सोचते हो कि ये इंजॉयमेंट है कि अरे रात को पार्टी करके आए हैं, हम तो गुड़गांव में थे, हमने यहाँ पे मजे करे, हम तो ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकले, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की जो इमेज चल रही है आपके दिमाग में, इन सारी चीजों को अगर आप अच्छा मान रहे हो, इन सारी चीजों को आप एंटरटेनमेंट मान, हम इनको बुरा, हम जजमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये सारा जो एक पूरा कल्चरल इम्पैक्ट होता है इन सारी चीजों का, ये आपको आपके माहौल ने सप्लाई करा होता है। और हम भी जब ये इन चीजों में इंडल्ज कर रहे होते हैं तो खुश होते हैं बड़े कि देखो मैं तो यहां गया था वो करने, मैंने तो यहां देखो इस तरीके से एंजॉय करा, मैं तो इन लोगों के साथ था, मैं तो उसको जानता हूं। ये सारी जो बातें हैं जिनमें हम बड़ा प्राइड लेते हैं, जिनमें हम बहुत खुश होते हैं, ये वो वही साइकोलॉजिकल नॉलेज है जो आपके प्रोग्राम में फेड हुई है। इसमें अपने आप में कोई वैल्यूएबल नहीं है, ये बनाई गई है आपके लिए वैल्यूएबल। ये आपने सीखा है कि हाँ ये शायद चीजें इनमें फन है, आपने सीखा है कि हाँ इन चीजों में मजा है, अपने आप में वो शायद कोई वैल्यू नहीं रखती होंगी, अपने आप में वो शायद वैल्यूलेस होंगी, लेकिन क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट था वो हमें बता रहा था कि देखो कैसे ये चीज, इन सारी चीजों में इंजॉयमेंट है, यहाँ पे असली फन है, ये चीजें करो तो लोग पूछते हैं आपको, ऐसा करो, ऐसे जिम में जाओ, बॉडी बनाओ तो लोग आपको पूछेंगे कि हाँ यू आर रियली वेल मेंटेन्ड पर्सन एक्सेट्रा। ये सारी जो बातें हैं ये आपका बहुत ही सटल वेज में आपका जो माहौल है वो आपको फीड इन कर रहा है। और हमारा अगर डिजायर बनता है और फिर हम बोलते हैं कि देखो मैं ये चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि यहां जाके पार्टी करना, मेरी ये ख्वाहिश है ऐसे 4 दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना, मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसे ऐसे अपना बॉडी बनाना, तो आप ध्यान दो कि आपकी ख्वाहिशें नहीं है, आप क्योंकि उस प्रोग्राम से चल रहे हो, आपको बाहर का माहौल चला रहा है, तो वहां से कुछ सीख के आप भी मानने लग गए हो कि ये सारी चीजें हैं जो अच्छी हैं आपके लिए, ये सारी चीजें हैं जो बढ़िया हैं आपके लिए। तो हमें इसको थोड़ा इंस्पेक्ट करना है, अपने माइंड को खाली करने का मतलब है, डीप्रोग्राम करने का मतलब है। इन सारी ये जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है जो हमारे माइंड में आकर फीड हो गई है, जो हमारी एक तरीके से कंडीशनिंग होती है, वो सारी कंडीशनिंग को हमें एक्चुअली देखना होगा, हमें समझना होगा कि ये कैसे ये सारी कंडीशनिंग ही हमारी लाइफ को चला रही है। और आप ध्यान दो कि शायद आपकी लाइफ का हर एक एक्शन, हर एक मोटिवेशन, हर डिजायर
हर इनफैक्ट एक डिसअपॉइंटमेंट भी इस यही प्रोग्राम एक्चुअली इन्फॉर्म कर रहा है। और जब तक हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमें कैसे पल पल चला रहा है, तब तक आप ये देखोगे कि कितनी भी आप इंटेलेक्चुअल नॉलेज गैदर कर लो, कितनी आप टेक्निकल नॉलेज अपने पास इकट्ठी कर लो, आपकी लाइफ का जो एक क्वालिटी है वो शायद उसमें कोई ब्यूटी नहीं होगी, आपके पास ही शायद कोई इंटेलिजेंस नहीं होगी। आपको जो एक्सपीरियंसेस मिलते जा रहे थे, आप उसी हिसाब से शेप होते चले जा रहे थे। आप एक तरीके के थे जब आप 10 साल के थे, जब आप 12 साल के थे, तब जब आप 5 साल के थे, 6 साल के थे, तब आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको एक तरीके से शेप करा था। आज जो आप हो 13 इयर्स के, 14 इयर्स के, 15 इयर्स के, ये आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको, वो जो इतने टाइम से आ रहे थे, उन्होंने आज आपको शेप करा है। तो अगर आप ये बोलते हो कि जैसा मैं था 5 साल का वो तो बहुत ही अलग था, अब मैं जो हो गया हूं वो बिल्कुल ही अलग इंसान है, क्या वाकई में वो अलग इंसान है? जो आज आप हो, आपको आपके ही वो 14 साल के एक्सपीरियंसेस ने बनाया है, जो पहले आपको 5 साल के, उनको वो 5 साल के एक्सपीरियंसेस ने बनाया था। हम एक्चुअली बदल नहीं रहे हैं, हमारे बस माहौल में बदलाव हो रहा है और उसको हम बोल देते हैं ये मेरे अंदर बदलाव है। चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन आउटर सिचुएशंस इज नॉट एक्चुअली चेंज इन योरसेल्फ, because you are not actively doing anything, you are not understanding what is going on in your head, but वो अपीयर होता है कुछ बदला हुआ, अपीयर बॉडी में चेंजेस लगते हैं, फेस में चेंजेस होने लगते हैं, इनफैक्ट आप बोलोगे कि मेरी थिंकिंग में चेंज होने लगते हैं, लेकिन सारे थिंकिंग, सारे बॉडीली चेंजेस, ये सब तो आपको या तो आपकी बाहर से किसी सोसाइटल वैल्यू से मिले होते हैं, या जो सिंपल बायोलॉजी है आपकी चल रही है वहां से मिले होते हैं। तो आप यही ध्यान दोगे कि हमारे अंदर जो चेंजेस भी हो रहे हैं वो बड़े सर्कमस्टेंशियल हैं। आप सोचते हो कि मेरी थिंकिंग ऐसी है, मेरी थिंकिंग वैसी है, मैं इस तरीके से सोचता हूं, मैं उस तरीके से नहीं सोचता। ये जो आप जिस तरीके से सोचते भी हो, ये सोचना भी आपका सारा आपको आपके एनवायरनमेंट से आया है, बाहर से मिला है। इसमें आपका, होल्ड योर क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ अपना नहीं है। तो ये देखना शायद जरूरी है। इसी को ही जब हम ये इससे अवेयर होने लगते हैं, यहां से इंसान एक्चुअली इंटेलिजेंट होना शुरू होता है। वो बस अपनी इंटेलेक्ट पे फंक्शन नहीं कर रहा होता, वो बस उसको जो बाहर इंफॉर्मेशन मिली थी उस पे नहीं ऑपरेट कर रहा होता, वो खुद से समझ रहा होता है कि कैसे वो, उसके जो मोटिवेशन हैं, उसकी जो चाहते हैं वो कहां से आ रही हैं। जो चेंज है वाकई में फिर शायद वहां से होना शुरू होता है। आप पाओगे कि आपके पास ना एक बहुत ही सटली आपको लाइफ का एक आइडिया मिलता रहता है। आपके पास लाइफ में एक लिमिट्स होती हैं। हर स्टूडेंट समझता है ना कि 10th उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 12th उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे नहीं फिर कॉलेज में एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कॉलेज के एडमिशन के बाद शायद प्लेसमेंट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद अरे मेरी पर्सनल लाइफ भी तो होती है, फिर वो मेरी पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे उम्र आती जा रही है, मैं शादी कब करूंगा, उम्र आती जा रही है, फैमिली कब बनेगी। ये सारी जो बाउंड्रीज हैं, समझो, ये सारी जो स्टेजेस आप डिफाइन कर रहे हो लाइफ के, ये बहुत ही आर्बिट्रेरी हैं। आर्बिट्रेरी मतलब रैंडम है। ये सोसाइटी में ऑलरेडी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऐसे चलते हैं, तो हमारा माइंड भी कहीं ना कहीं ये जो लिमिट्स बनी हुई हैं इनको बहुत सीरियसली लेने लगता है, सोचने लगता है कि हाँ 10th के एग्जाम ही तो इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, 12th के एग्जाम ही तो इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए मैं तैयार कर रहा हूं, अगर मैं क्रैक नहीं कर पाया तो दैट वुड बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। द पर्सन आई एम विद, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को छोड़ के चला गया, अरे दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी जो लिमिट्स आपने अपने दिमाग में बनाई हैं, ध्यान दो ये सब आर्बिट्रेरी हैं, ये कुछ एक्चुअल चीजें नहीं है, ये बस एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, एक इमेजिन्ड रियलिटी है आपकी, जो आपकी लिमिटेशन से बनी है। आपकी इंटेलेक्ट, आपका वो जो प्रोग्राम है, क्योंकि वो बहुत ही सीमित है, वो आपको लगातार बार बार इंफॉर्म कर रहा है कि देखो लाइफ की तो एक लिमिट होती है, लाइफ में तो ये चीज इस समय पर कर लेनी होती है, इस उम्र तक ये नहीं करा तो शायद आप फेल हो गए, शायद आप सक्सेसफुल हो गए। और आप भी अपने ऊपर एक प्रेशर पाओगे, शायद पेरेंट्स आपको प्रेशराइज कर रहे होंगे, शायद बाहर का माहौल, सोसाइटी आपको एक तरीके से प्रेशराइज कर रही होगी कि अरे तुमने अभी तक ये नहीं करा, वो इतनी उम्र हो गई तुमने वो नहीं करा,
ये सब बातें बोलते हैं ना, और इसको बहुत सीरियसली मानते हैं लोग, इसमें बहुत बिलीव करते हैं कि अरे तुमने अभी तक you would find, and these are very real things. Pay attention. These are very real things. In casual interactions, you would probably be shared. You are 20 years of age, you haven't tasted alcohol. How is it possible? You should. ये इसको बड़ी नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कि अरे हाँ, इस उम्र में तो ये आके करना ही होता है, कोई जरूरी नहीं है ये करना। ये आपको वो ये करके ना एक तरीके से नॉर्मल सी लाने की कोशिश कर रहा है आपके अंदर। जो भी आपको ये बोल रहा है कि इस उम्र तक तो ये करना होता है, उस उम्र तक तो वो करना होता है, इस उम्र तक तो आपको ये कर ही लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारी लाइफ एक बहुत ही ओपन फील्ड है, उसमें कोई ये शर्तें नहीं है। ये सारी शर्तें जो होती हैं, ये सारी जो लेवल्स होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ मेरे को अचीव करने चाहिए, ये जो माइलस्टोन्स होते हैं, सब माइलस्टोन्स बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ का ये माइलस्टोन है। जो आपके लाइफ के आपके जो माइलस्टोन्स हैं, जो आप बोलते हो कि मुझे ये इस उम्र तक तो अचीव कर लेना है, मुझे लाइफ के इस पड़ाव तक तो ये पा लेना है, ये सारे माइलस्टोन्स भी बहुत रैंडम हैं। ये लोग इनको आसपास आपके जो माहौल में जो लोग हैं वो बहुत ही सीरियसली, क्योंकि इनके टूवर्ड्स अपना एक पूरा रवैया रखते हैं, अपना पूरा जो बिहेवियर ही होता है उनका, इनके टूवर्ड्स जो अप्रोच होती है वो क्योंकि बहुत सीरियस होती है, तो आपको भी लगने लगता है कि हाँ मुझे इस एज तक तो ये कर ही लेना चाहिए था, हाँ मुझे ये सब तो ट्राई कर ही लेना चाहिए था, हाँ मुझे ये तो शायद एक्सपीरियंस कर ही लेना चाहिए था। कोई ऐसी फाइनल एज नहीं होती किसी भी चीज को करने के लिए। जो आपको शेम कर रहा है वो एक्चुअली उस प्रोग्राम पे जो उसके सोसाइटी ने उसे दिया था वो उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता है, वो उसी पे ही रन कर रहा है, और क्योंकि उसका प्रोग्राम आपके प्रोग्राम से मैच नहीं कर रहा है इसीलिए वो आपको शेम करेगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हम अपनी कंडीशन को इतना ज्यादा फॉलो करते हैं, हमें जो बातें बताई जाती हैं, जो हमारे माहौल में प्रेजेंट होती हैं, उनको इतना सीरियसली बिलीव करते हैं कि जब कोई दूसरा हमें अलग तरीके से बिहेव करते हुए दिखता है, जब कोई दूसरा हमें ऑड दिखता है, अपनी कंडीशनिंग से अलग दिखता है, तो हम उसको या तो शेम करेंगे, या तो उस पर हंसेंगे, या तो बोलेंगे कि ये तो पागल है। मोस्टली लोग यही करेंगे। जो भी इंसान किसी दूसरे को पागल बोलता है वो बस ये कह रहा है कि वो उसकी कंडीशनिंग से मैच नहीं कर रहा है, उसका जो प्रोग्राम था उसके प्रोग्राम में वो फिट नहीं हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं शायद हर इंसान, हर सिस्टम, शायद फैमिली, शायद एजुकेशन, हर ये जो डिफरेंट एरियाज हैं आपकी लाइफ के, वो एक प्रोग्राम में आपको इनफैक्ट आपके अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये चीज है, ये इस तरीके से होती है। माइंड का खाली होने का मतलब ही यही है कि किसी भी प्रोग्राम पे ना चलना, किसी भी जो इंफॉर्मेशन आ रही है आपके सामने उसको बस मान ना लेना, उसको एक्सेप्ट ना कर लेना, थोड़ा सा देखना कि ये कहां से आ रहा है। ये जो सामने वाले इंसान मुझे बोल रहा है कि देखो चीजें ऐसी करनी होती है, ये क्यों मुझे बोल रहा है कि ऐसे करना है? मैं क्या फ्री हो सकता हूं? क्या पता वो आपको आपके अच्छे के लिए भी बोल रहा हो, लेकिन पहले आपको तो फ्री होना पड़ेगा ना समझने के लिए। आपका भी तो एक ब्रेन खुला होना चाहिए समझने के लिए, ये जानने के लिए कि हाँ ये क्या, कैसे मेरे को फायदा देगा या कैसे मेरे को फायदा नहीं देगा, क्या ये मेरे लिए वाकई में अच्छा है। हम बस जब सामने वाले इंसान को बता दे और उसको बिलीव करने लग जाए, तो शायद हम अपने जो प्रोग्राम है हमारे अंदर उसके अंदर और इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये क्योंकि प्रोग्राम ही हमें चला रहा है, तो जितना ये हमें पकड़ के रखता है, जितना इसका होल्ड है हम पे, उतनी शायद हम फ्री नहीं होंगे। पीछे ही किसी सेक्शन में मेरे से किसी ने ये बात पूछी थी कि बड़े भले ही उन्होंने कैजुअली पूछा हो उन स्टूडेंट ने, लेकिन ये बात अपने आप में बड़ी डिस्ट्रक्टिव बात है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर प्लीज आप एक काम करो, बता दो लाइफ कैसे जीनी होती है, और जैसा आप बताओगे हम तो वैसे जी लेंगे, हमें नहीं मेहनत करनी। आप समझ रहे हो कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसके रिपरकशंस क्या हैं? वो ऑलमोस्ट वो ये बोल रहे हैं कि देखो उनके पास तो आंखें हैं, उनके पास टांगे हैं, वो अलग शब्दों में मुझसे यही बोल रहे हैं कि आप अपनी आंखें मुझे दे दो, आप अपनी टांगे मुझे दे दो, क्योंकि मैं तो देख नहीं पा रही, मैं तो चल नहीं पा रहा, तो आप मुझे दो और फिर मैं उनसे चलूंगा। आपके पास तो है ना ये। तो कहीं ना कहीं जब आप सामने से पूछते हो कि क्या करना है, कि लाइफ कैसे जीनी है,
तो आप अपनी आंखों का, अपनी टांगों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप अपने आप को एक्चुअली कंप्लीटली जो यूज में लाना चाहिए था आपको, जिसका फायदा उठाना चाहिए था, जो आपकी जो एक कैपेसिटी है आपके ब्रेन के अंदर, जो समझने की, जो इंटेलिजेंस की, आप उसको अवेकन ही नहीं कर रहे, उसको जगा ही नहीं रहे। आप सिंपली बोल रहे हो कि मैं फॉलो करना चाहता हूं, मुझे बता दो कि क्या करना है। और कितना अच्छा लगता है ना कि कोई पहले से ही इंस्ट्रक्शंस करके बता दे कि क्या करना है। कितना अच्छा लगता है ना कि कोई पहले से ही शेड्यूल हो, पहले से ही कोई बनी बनाई चीजें हो और आप बस उसको फॉलो करने लग जाओ। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स आप देखोगे भी, मुझे तो यही दिखा है जब तक मैं ये सारे सेशंस अटेंड करे हैं, हर स्टूडेंट किसी ना किसी की कॉपी से ही नोट डाउन कर रहा होता है। कौन मेहनत करके आंसर लिखे खुद से, कौन अपना जो उसका होमवर्क था, जो उसको बताया गया था ये काम है, खुद से करे। वो बस कॉपी करना चाहता है। वो चाहता है कि हाँ वो बस इजीली क्वाइटली कॉपी कर ले और उसका काम खत्म हो जाए। तो ये कितना आसान हो जाता है। आसान भले ही हो जाता है, लेकिन आप देखो यहां पे आप कर क्या रहे हो। जहां पे कुछ सीखने का मौका था, जहां कुछ समझने का मौका था, जहां कुछ अपने अंदर कोई डेप्थ लाने का मौका था, आपने वो मिस कर दिया। आपने बस सोचा कि मैं सिंपली कॉपी मशीन बन जाता हूं एक, क्योंकि फोटो कॉपी मशीन की कमी हो गई है, तो लेट मी बी वन एंड लेट मी जस्ट सिंपली कॉपी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल। तो ये भले ही स्कूल लेवल पे अपना होमवर्क कॉपी करना छोटी बात लगती होगी, लेकिन प्रॉब्लली ये शायद हम लाइफ में भी कर रहे हैं। हम बस कॉपी कर रहे हैं कि आप मेरे को बताओ कैसे करना है, मैं कॉपी कर लेता हूं। मैं अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से बाकी सारी चीजें जज करूंगा और जो मेरी प्रेफरेंस से मैच करेगी मैं उसी तरीके की जिंदगी जीने लग जाऊंगा। तो ये अगर हम करते हैं कि हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि हाउ टू लिव आवर लाइफ, हाउ टू डू व्हाट टू डू इन लाइफ, हाउ टू लिव इट, by doing this you are actually doing a disservice to yourself. Somewhere you are actually murdering your own self. आप अपने आप को खत्म कर रहे हो जब आप सामने वाले पे रिलाय करते हो, जब आप सामने वाले पे डिपेंड करते हो। आप अपनी आंखें बंद कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरे को सामने वाले की आंखें चाहिए देखने के लिए। आपने अपनी टांगों का इस्तेमाल बंद कर दिया और आप बोल रहे हो कि मेरे को कोई और चलाओ, मेरे को कहीं कोई और कहीं ले जाओ। तो यही देखना जरूरी है। अगर हम दूसरों की जो उन्होंने देखा है उसके हिसाब से चल रहे हैं, जिस जगह पे वो गए हैं वहां हम चल रहे हैं, तो ये शायद हम खुद के खिलाफ डिससर्विस कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योरसेल्फ एज ए ह्यूमन बीइंग। जो आपकी कैपेसिटी है अगर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो व्हाट यू आर डूइंग इज सिंपली डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। और हम यही लगातार करते जाएंगे। वो शुरुआत होगी बस होमवर्क कॉपी करने से, लेकिन वो आगे बढ़ते बढ़ते बन जाएगी कि लाइफ ही एक कॉपी बन गई है। लाइफ पूरी एक इमिटेशन बन चुकी है। आपकी लाइफ जो होगी वो किसी दूसरे से अलग नहीं होगी। हर इंसान आप देखोगे कि वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके की लाइफ जी रहा है। सबका प्रॉफिट एक ही जगह पे है। सब मान रहे हैं कि ये चीजें अच्छी होती हैं, सब मान रहे हैं वो चीजें बुरी होती हैं। सबकी डेफिनेशंस एक जैसी हैं और आपको आपका कल्चर ही ये डेफिनेशन सप्लाई कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि लव क्या होता है, वो आपको बता रहा है कि हैप्पीनेस क्या होती है, वो आपको बता रहा है कि हाँ व्हाट इज अ गुड लाइफ। और आप भी ये बातें मानने लग गए हो। सभी ये मान रहे हैं कि हाँ गुड लाइफ की ये पिक्चर है, लव ऐसा होता है, हैप्पीनेस इसमें मिलती है। सभी के लिए क्यों हैप्पीनेस एक कॉमन चीज होती है कि हाँ यहां गए और बोलने लग गए कि देखो यहां हैप्पीनेस है और वहां भीड़ लगी हुई है, सबके लिए ही हैप्पीनेस ये है। हाँ, एक जगह गए आप बोलने लग गए कि हाँ देखो ये लव होता है और सभी एक तरीके का लव कर रहे हैं। ये क्या है? कोई कुछ ओरिजिनलिटी कहां है? हम कुछ समझते कहां हैं? हम कैसे एक जो प्रोग्राम हमें मिला हुआ है उसी के ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमने खुद से जानने की कोशिश कहां करी है कि सच में वाकई में हैप्पीनेस कहां होती है? खुद से जानने की कोशिश कहां करी है कि व्हाट एक्चुअली लव इज, एंड डू यू नीड टू डिपेंड ऑन द अदर पर्सन फॉर लव और इट इज समथिंग एन इनवर्ड क्वालिटी। ये कोई आपके ही अंदर की बात है। ये कुछ हमारे अंदर कुछ शायद नॉट्स लगी हुई हैं और वो नॉट्स खुलेगी तो शायद लव डिस्कवर हो पाएगा। क्या ऐसा तो नहीं है? हम जिसको बाहर ढूंढ रहे हैं वो क्या हमें खुद की एक्सप्लोरेशन से शायद कहीं मिल तो नहीं जाएगा? क्या हमने ये देखा है?
और जब हम ये कर रहे हैं कि हम जो भी चीजें हमें लग रहा है कि बाहर बताई जा रही हैं, किस तरीके से जिंदगी जी जाती है, हम उसको बस फॉलो कर रहे हैं, तो हम एक सब स्टैंडर्ड लाइफ ही जी रहे होंगे। हम बस बहुत ही एक एवरेज, एक मीडियोकर लाइफ ही जी रहे होंगे। तभी समझना शायद जरूरी है कि हमने एक सेशन ये भी करा था कि हैप्पीनेस और प्लेजर में क्या डिफरेंस होता है। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जिसको परस्यू नहीं करा जा सकता, जिसके पीछे भागा नहीं जा सकता। हर इंसान लेकिन खुशी के पीछे भागता है, हर इंसान चाहता है कि हां उसे सुख मिले। तो जो भी ये सुख चाह रहा है, जो भी ये खुशी चाह रहा है, वो वाकई में हैप्पीनेस से बहुत दूर है। वो बस प्लेजर लाना चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ मोमेंटरी ग्रेटिफिकेशन, कुछ बहुत ही एक चीप प्लेजर उसे मिल जाए जिससे वो खुश हो जाए। हैप्पीनेस कभी भी ध्यान देना, जो जॉय होगा वो सर्कमस्टेंशियल नहीं होगा, वो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपकी बाहर की सिचुएशन अगर अच्छी है तो आप कह रहे हो आप हैप्पी हो, बाहर की सिचुएशन अच्छी आपके अकॉर्डिंग है तो आप बोल रहे हो आप जॉयस हो। जो रियल हैप्पीनेस होती है ना, वो एक्चुअली सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड नहीं करती। इनफैक्ट सर्कमस्टेंसेस शायद बहुत ही बुरे हों, आपकी बाहर की सिचुएशन शायद बिल्कुल भी अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप अंदर से जॉयस हो, वो कहलाता है असली जॉय, वो कहलाती है कि असली हैप्पीनेस। क्योंकि बाहर की सर्कमस्टेंसेस जो भी हो, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिस तक वो पहुंच नहीं सकती, वो होता है एक्चुअल जॉय। और हम देखेंगे कि हमारा जो हैप्पीनेस का सारा आइडिया है वो है ही कोई एक प्लेजर, कोई है ही एक तरीके का थॉट जो हम बार बार लिव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक आइडिया है, हमारे दिमाग में एक इमेज है कि वो चीज मुझे खुश करेगी। और जितना हम उसको सोचते जाते हैं उतना भी हमें मजा आने लगता है, और जितना हम सोच रहे हैं फिर हम उसको मटेरियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये मटेरियलाइज हो जाए, कि एक्चुअली घट जाए हमारी जिंदगी में। तो ये एक प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी होती है। हम प्लेजर सीख करते हैं लगातार हैप्पीनेस और जॉय के नाम पे। तो जब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हम आंख बंद करके बस प्लेजर सीख करेंगे, हैप्पीनेस नहीं होगी हमारी लाइफ में, बस ग्रेटिफिकेशन होगी, बस बहुत ही मोमेंटरी आपके पास ग्रेटिफिकेशन होगा। इसीलिए समझना जरूरी है कि यहीं से इंटेलिजेंस आती है। जब ये सब चीजें दिखने लगती हैं एक एक करके धीरे धीरे, यहां से इंसान एक्चुअली इंटेलिजेंट होना शुरू होता है। नहीं तो जो उसकी इंटेलेक्ट भी है, जो उसके पास जो टेक्निकल नॉलेज है, ये सारी टेक्निकल नॉलेज भी बस प्लेजर सीख करने में ही इन्वेस्ट करेगा। वो जान नहीं पाएगा कि वाकई में जो एक सबलाइम हैप्पीनेस होती है, जिसके लिए आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है चीजों पे, वो कहां से आती है, वो ये नहीं देख पाएगा। फिर हमारा एक सेशन हुआ था शायद वर्क पे, कि जिंदगी में काम क्या करना चाहिए। कि देखो आपकी जो लाइफ है उसमें आप जो सबसे ज्यादा समय बिताओगे, वो आप जो करोगे, जो आप अपने लिए वर्क चुनोगे, उसमें बिताओगे। अभी आपका ज्यादा समय स्कूल में जाता है, जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपका कॉलेज में जाएगा, पढ़ने में जाएगा, है ना। फिर इसके बाद आप वर्क के फील्ड में स्टेप इन करोगे, आप बोलोगे कि हां मेरे को यहां जाना है, तो आप ध्यान देना कि आपकी लाइफ का सारा समय अब यहीं बीतेगा, ठीक है। तो क्या ये शायद इस पे ध्यान देकर, थोड़ा समझकर, रुक कर पॉन्डर करना जरूरी नहीं है कि व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट टू डू इन लाइफ, और कोई इमेजिन नहीं करना है कुछ, अपनी जिंदगी को देखें जरा कि मैं क्या कर क्या रहा हूं वाकई में, मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या है करने लायक। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, लोगों की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अगर उसको बोले तो एक तरीके के पचड़े होते हैं, सब 100 पचड़ों में पड़े हुए हैं कि अरे यार इतनी सिरदर्द, इतनी सिरदर्द। सोचो एक वो लाइफ ऐसी है जहां पर आपने ये समझा है कि क्या वर्थवाइल है करना। आप पाओगे कि ये जो लोग अपने आप को उलझा के रखते हैं जिन पचड़ों में, जिन प्रॉब्लम्स में लोग फंसे हुए हैं, आप उनसे रिलेट ही नहीं कर पाते, आप समझ ही नहीं पाते कि हाउ कैन पीपल ट्रैप देमसेल्व्स इन स्टूपिड थिंग्स लाइक दीज। ये कैसी अजीब सी प्रॉब्लमें हैं जहां पे लोगों ने अपनी जिंदगी फंसा रखी है। और ये जो अपनी लोग जिंदगी जब फंसाते हैं ना इन प्रॉब्लम्स में, उसका पता है मेन रीजन क्या होता है? यही होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो वर्थवाइल है करना, वो समझा नहीं होता है। क्योंकि जब आप कुछ मीनिंगफुल नहीं कर रहे होते हो,
इसका मतलब क्या है कि आपके पास होता है खाली समय, और खाली समय में फिर आप क्या करते हो? खाली समय में आप पाओगे कि आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, आप अलग अलग तरीके की मिस्चिफ का पार्ट बन रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ समय तो है और उसको किसी तरीके से तो गुजारना है, और जो भी फिर अपने लिए आप रास्ता चुनोगे, आप पाओगे कि किसी ना किसी उलझन में, किसी ना किसी प्रॉब्लम में यू आर स्टक। और वो होगा ही इसीलिए क्योंकि जो आपने इस पर अपना टाइम ही नहीं दिया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि जिंदगी में काम क्या करने लायक है, क्या करना चाहिए। जो लोगों का जो दुख है फिर वाकई में वो दुख उनकी लाइफ में इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि लाइफ में करने लायक है क्या। हमें लगेगा कि हाँ उसकी ये प्रॉब्लम तो इस रीजन से है, या वो प्रॉब्लम तो इस रीजन से है, इस पचड़े में तो वो इस चीज के लिए पड़ गया क्योंकि उसने इसके साथ ऐसा कर दिया। ये सारी प्रॉब्लम्स सरफेस लेवल पे उनके कॉज और इफेक्ट होंगे, बट ब्रॉडर लेवल पे उसका जो रीजन है वो यही है क्योंकि वो कुछ मीनिंगफुल कर नहीं रहा है अपनी लाइफ में। उसकी लाइफ बस जस्ट जा रही है उसकी आंखों के सामने, उसकी लाइफ बस बह रही है, और वो बस अपनी जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, उनको रिएक्ट कर रहा है, वो जी नहीं रहा है। तो यही होती है दो तरीके की लाइफ। अब यहां इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो। एक लाइफ तो होती है कि बाहर जैसी सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से हम एक्ट करते चले जा रहे हैं, बाहर जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो कुछ चैलेंजेस होंगे, हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं लगातार। और एक लाइफ होती है जहां पे आप रिएक्ट नहीं कर रहे होते, जहां पे आपके जो रिस्पॉन्स आता है लाइफ को वो आपकी इंटेलिजेंस से आता है। हमारे अंदर ना एक साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती है जिसको नींव बोलते हैं। आप उस साइकोलॉजिकल फाउंडेशन से ही आपकी लाइफ चलती है, और जब उस साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में बस इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बस बाहर की कुछ बताई हुई बातें होती हैं और शायद एक एम्प्टीनेस होती है, तो उस फाउंडेशन से आप हमेशा अपनी लाइफ को रिएक्ट करोगे। बाहर कोई सिचुएशन हो रही थी, आपको बस आप उसको एक तरीके का उसको फॉलो करोगे, उसके पीछे रहोगे कि बाहर के जैसे सर्कमस्टेंसेस थे, आपने अपनी जिंदगी उस तरीके से बना ली, उस तरीके से रिएक्ट कर दिया। जो इंटेलिजेंट इंसान होता है उसकी जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती है वो अंडरस्टैंडिंग में होती है, उसने कुछ समझा होता है और वहां से वो जिंदगी जी रहा होता है। वो ऐसा नहीं है कि बस उसके माहौल ने जो बताया क्या सही है क्या गलत उसको फॉलो कर रहा है, उसने खुद से समझा है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत। तो जो दो तरीके की लाइफ है ये, जहां पे हम बस रिएक्ट करते रहते हैं, और एक ये दूसरी लाइफ है वेयर यू आर एक्चुअली लिविंग योर लाइफ, वेयर यू आर नॉट जस्ट एट द मर्सी ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, वेयर यू आर नॉट एट द मर्सी ऑफ योर सिचुएशंस, कि बाहर जैसी सिचुएशंस हैं हम भी वैसे ही हैं। यही होती है मैच्योरिटी फिर, टू रियलाइज दैट आप अपनी सर्कमस्टेंसेस के मर्सी पे नहीं हो। बाहर जैसी स्थितियां चल रही हैं, बाहर जैसी सिचुएशंस हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनसे डायरेक्ट हो। आप अपनी ये जो इंटेलिजेंस आती है आपके अंदर, फिर ये आपको बताती है कि क्या वाकई में करने लायक है। नहीं तो आप भी अपने आप को बस उन्हीं जगहों पे पाओगे जहां पे हर दूसरा इंसान जा रहा है। आपकी लाइफ में शायद वो एक जो ओरिजिनलिटी की फ्रेग्रेंस होती है आपको वो मिसिंग दिखेगी, जो एसेंस होता है आपका वो एक्चुअली मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाएगा। सब कुछ शायद बोरोड होगा हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी वो हमें किसी और ने दी होंगी। तभी तो आपको दिखता है कि ये जो लोग रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं उनके चेहरे लटके क्यों होते हैं, बोल रहे हैं हम तो जिम्मेदार लोग हैं, हमने तो जिम्मेदारियां उठाई हैं। जिम्मेदारी उठाना तो शायद मजे की बात होती होगी ना, लेकिन जो भी इंसान जिम्मेदारियां उठा रहा होता है उसके चेहरा क्यों लटका होता है? वो भले ही प्राउड महसूस करता है कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, देखो मैं तो इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं। सबकी चेहरे पे प्राइड देखा है ना, जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कहता है देखो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर वो इतना ही प्राउड है अपने आप को लेकर तो उसका चेहरा लटका हुआ क्यों है, वो परेशान क्यों है? अगर तुम इतने ही खुश हो रिस्पॉन्सिबल होके तो वो तुम्हारे चेहरे पे क्यों नहीं दिख रही खुशी? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है तुमने जो बाहर बताई गई थी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुमने बस उसको मान लिया था, वो तुमसे नहीं निकल कर आई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर आप मतलब भी देखो तो क्या होता है,
योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो अपने बाहर की सर्कमस्टांसेस को, अपनी लाइफ को ही, इनफैक्ट इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका ओरिजिनल रिस्पॉन्स होना चाहिए था लाइफ को, वो कोई और आपको कैसे दे सकता है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों अपनी ही एक्सीलेंस, आपकी ब्रिलियंस को केटर करना क्यों नहीं हो सकता? कि मैं जानूं कि मेरी जिंदगी में अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो उसको मैं क्यों ना हाइट तक ले जाऊं, मैं क्यों ना उसको समझूं, क्यों ना मैं उसे डीपली जानूं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बाहर कोई थोड़ी ना बताता है, वो बहुत ही ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होती है। वो आप नेचुरली समझ जाओगे कि क्या चीज है जिनके टुवर्ड्स आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा, और वो आती ही फिर लव से है। वो जबरदस्ती से नहीं आ सकती, वो परेशानी नहीं बनती आपके लिए, वो सरदर्द नहीं बनती आपके लिए, वो बोझ नहीं होती आपका कि आप बोल रहे हो कि देखो मेरे पास तो इतना बोझ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। वो इनफैक्ट फन होता है। फिर जो असली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट इज अ जॉयस मूवमेंट ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनफैक्ट एक प्ले है, एक फन है, उसके लिए एक खेल है, उसको करने में मजा आता है, और ऑटोमेटिकली उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वो बोलेगा नहीं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, बट जैसा वो है, जैसे उसकी लाइफ है, जैसा वो एक्ट करता है, वो आपको दिखेगा कि हाँ ये तो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और वहां से हमारी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन भी चेंज होगी। जो बोलते हैं लोग कि हाँ देखो हमें प्रोग्रेस करनी है, ये हमारे अगला सेशन हुआ था प्रोग्रेस को लेके, एक सेशन हुआ था प्रोग्रेस को लेके, जहां हमने बोला था कि प्रोग्रेस की डेफिनेशन जो है हमें उसको भी देखना होगा। इंसान चाह रहा है तरक्की करना अपनी जिंदगी में, इंसान चाह रहा है आगे लाइफ में बढ़ना, लेकिन ये प्रोग्रेस, ये जो ग्रोथ है, ये जो डेवलपमेंट है, ये होगी कैसे वाकई में? क्या ये बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेने से होती है? क्या अपने आसपास चीजें जोड़ ली उनसे होती है? ये मान लेने से नहीं होगा। अगर आपने बस मान लिया कि हाँ शायद चीजें इकट्ठी करने से नहीं होती हैं, तो शायद वो प्रोग्रेस नहीं है। खुद से समझना पड़ेगा ना कि एक्चुअली प्रोग्रेस है क्या। क्या साइज को इंक्रीज करने का नाम प्रोग्रेस कहलाता है? क्या डेवलपमेंट वो है जो बाहर दिखे बहुत ज्यादा, या ये कुछ और होता है, ये शेडिंग होती है? क्या ये बिकमिंग की एक मूवमेंट है कि हमको कुछ बनना है, ये करना है, वो करना है? क्या करने से सारी प्रोग्रेस निकलेगी, या एक्चुअली आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको बस देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, जो फैक्ट है आपका लाइफ का उससे आपको कांटेक्ट में आना पड़ेगा, और शायद उसके कांटेक्ट में आने से, उसको समझने से आपका जो करना होता है वो ऑटोमेटिकली निकल के आता है। हर इंसान यही तो पूछ रहा है ना जिंदगी में कि क्या करें, क्या जरूरी है करने के लिए लाइफ में, क्या करना चाहिए। हमारा करने पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है, लेकिन हम कभी शायद ये नहीं देखते कि हम ही क्या हैं, क्योंकि जो हम हैं हम वही करेंगे। हमारा करना कहीं और से नहीं आता है, हमारा करना आता ही है हमारा वो जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है उससे। और अगर हमारी फाउंडेशन में ही कुछ है नहीं, वो ही अपने आप में हॉलो है, खोखली है, तो आपका करना हमेशा एक कंफ्यूजन से निकल कर आएगा। आपका करना जो है वो हमेशा एक उलझन से निकल कर आएगा। तो ये देखना शायद ज्यादा जरूरी है, करने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना कि आप क्या हो, कि आपके साथ क्या चल रहा है। जब आप फैक्ट देखते हो उस चीज का, तो उस देखने से करना ऑटोमेटिकली निकल के आता है, बड़ी ऑर्गेनिकली निकल कर आता है। आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही होता है सीधा सीधा देखना। हम क्योंकि सीधा सीधा जो चल रहा है वो देखते नहीं है, हम बस एक फ्लो में चलते जाते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है आप बस आगे बढ़ते चले जाते हो, और आपको लगता है कि यहां कुछ हो रहा है, जबकि वाकई में हो कुछ रहा नहीं है। यहां पे बस चीजें अपनी फॉर्म्स बदल रही हैं। जैसे अगर एक लकड़ी रख दो बाहर तो उसमें दीमक लग जाएगी, वो खराब हो जाएगी, या शायद उस पर कुछ
पेड़ भी लग जाए, कुछ छोटा सा प्लांट निकल के आ जाए, बट क्या वो लकड़ी ये सब कर रही है? क्या वो उससे दीमक निकल रहे हैं? क्या उसने प्लांट उगाया? ये तो कुछ नेचर उस पर एक्ट कर रहा था ना, और इस तरीके से वो लकड़ी बन गई। क्या हमारी लाइफ ऐसी नहीं बन रही है कि बाहर की सिचुएशंस हम पे एक्ट कर रही हैं और वो हमें कुछ बना देती हैं और हम उससे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं? हम बोल देते हैं कि ये हम हैं, कि हां ये हूं मैं। आपकी बाहर की सिचुएशन जब तक आप पर एक्ट कर रही हैं और आपको यह पता नहीं चल रहा है कि कैसे पल पल वही आपको बना रही हैं, तो जो आप हो वो आप वाकई में हो नहीं, आप बस बने हो, आप बस कंस्ट्रक्ट हो गए हो। बस कुछ रैंडम इवेंट्स हुए थे, उसके चलते आप जैसे बन गए हो वैसे आप हो। आप कह रहे हो मेरी थिंकिंग मेरी है, आप कह रहे हो मेरे जो तौर तरीके हैं वो मेरे हैं, मेरे लाइक्स डिसलाइक्स मेरे हैं, जो पसंद नापसंद है वो मेरी है। ये कैसे आपकी हो सकती है? ध्यान दो जरा इस बात पर। आप जो कह रहे हो मेरे लाइक्स डिसलाइक्स मेरे हैं, मेरी थिंकिंग, जो सोचने का तरीका है वो मेरा है, वो क्या वाकई में आपका है? क्यों नहीं है आपका? समझो ये। क्योंकि हर चीज तो रैंडम है। आपका नाम आपने नहीं चुना, आप कैसे दिखोगे वो आपने नहीं चुना, आप किस कंट्री का में पैदा हुए वो आपने नहीं चुना, आप किस कल्चर में पैदा हुए वो आपने नहीं चुना, आप किस जेंडर में पैदा हुए हो ये भी आपने नहीं चुना। तो जो थॉट्स भी अब आपके आ रहे हैं, जो आप कह रहे हो थिंकिंग मेरी है, वो भी आपकी कैसे हो सकती है? वो भी तो फिर रैंडम ही होगी ना। कुछ जो आपके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, आप कह रहे हो मेरे ये पसंद है ये नापसंद है, आप कह रहे हो मेरे को इंसान ये पसंद है इंसान वो पसंद है, ये भी तो सारी फिर रैंडम ही चीजें होंगी ना। लेकिन हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं बहुत ज्यादा अपनी लाइक्स डिसलाइक्स से, अपनी थिंकिंग से। और जितना हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे इन चीजों से, उतना हमें शायद इनका सच नहीं दिखेगा कि ये सारी चीजें बहुत एक्सटर्नल हैं, इसमें हमारा कोई एक्चुअल कंट्रीब्यूशन नहीं है। यही देखना ही तो इंटेलिजेंस होता है। अगर कोई प्रोग्रेस होगी, कोई डेवलपमेंट होगी, तो वो ये देखने से होगी सही मायने में। तो इन सेशंस का जो एक्चुअल पर्पस है वो कहीं ना कहीं ये है कि हमारी थोड़ी आंखें खोलें। हमारी आंखों के आगे ना कोई एक ऑलमोस्ट एक फिल्म है, कोई एक पर्दा सा है जो जिस पर जो चीजें प्रोजेक्ट हो रही हैं वो हमारे अंदर जो चीजें फेड हुई हैं लगातार उससे हो रही हैं। हमें इस जो हमारे अंदर जो चीजें फेड हो रही हैं उसको लेकर थोड़ा अवेयर होना है, उसको समझना है। क्योंकि ये अगर नहीं समझा जाएगा, जब तक ये नहीं पता लगेगा कि ये जो पर्दा है जिसपे मैं बार बार एक पिक्चर प्रोजेक्ट करता हूं, ये वाकई में मेरी कंडीशनिंग से आया है सब कुछ, जब तक ये नहीं समझेंगे हम, तो हम जो बाहर की जो चीजें हमें दिख रही हैं हम उन्हीं को ही रिएक्ट करते जाएंगे। अब ये समझना जरूरी है कि यहां पे होता क्या है। ये जो चीज अभी हमने बताया है, ये जो प्रोजेक्ट करने वाली चीज है, ये एक्चुअली में आती कैसे है? आप एक इंप्रेशन बनाते हो सामने वाले इंसान का, ठीक है, आपने एक इंप्रेशन बनाया कि वो ऐसा है, और उस अपने बनाए हुए इंप्रेशन पे आपने उसकी आंखों से खुद को जज करा कि वो अगर इंसान सपोज करो कुछ भी, कि वो अमीर है, कि वो इस तरीके का है, वो इस क्लास से आता है, और उसके देखे अब आपने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। जैसे ही आप उसके पास गए, जैसे ही आप उसके सामने आए, आपके भी बिहेवियर में शायद थोड़ा चेंज आ गया। प्रोबेबली आप इंग्लिश बोलने लग गए, अपने आपके मुंह से इंग्लिश निकलने लग गई, आप थोड़े कंसर्न होने लग गए कि आप दिख कैसे रहे हो। तो ये हुआ क्या है इस सिचुएशन में? आपने कोई एक इंप्रेशन बनाया सामने वाले का, और आपके ही बनाए हुए इंप्रेशन से आप अपना बिहेवियर ही मैनिपुलेट करने लग गए। तो आप ये देख नहीं रहे हो कि कैसे हम कोई एक आइडिया बनाते हैं और उस बनाए हुए आइडिया के हिसाब से फिर अपना बिहेवियर चलाने लगते हैं। कैसे एक फीडबैक साइकिल है ये कितना हमें रोजमर्रा की अपनी सिचुएशंस में होता हुआ दिखेगा कि हमें लगेगा कि पड़ोसी ने हमारे साथ में ये कर दिया, पड़ोसी तो देखो हमारा कितना बुरा इंसान है, वो तो कितना हमारा बुरा ही चाहता है। ये सोच के हमने कुछ बुरा कर दिया, हमने उसके छत पे कुछ फेंक दिया, हमने बोला कि ये तो बुरा इंसान है ना, तो हम इसके साथ बुरा करेंगे। तो हमारा कोई एक आइडिया, हमारा कोई एक इंप्रेशन,
उसने हमारा ही एक्शन इन्फॉर्म करा। तो हम जो चीज प्रोजेक्ट करते हैं वो हम पर एक्ट करती है और वहां से फिर हमारे सारे एक्शंस निकलते हैं। ये एक साइक्लिक नेचर है हमारी थिंकिंग का, हमारी थॉट का, जिसको शायद समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम इसी फीडबैक साइकिल में अपने आप को कंटिन्यूअसली बिहेव करता हुआ देखेंगे। हम एक्शन रिएक्शन की चेन से ही चलते रहेंगे। कुछ ओरिजिनल रिस्पॉन्स शायद हमारी लाइफ में आएगा नहीं। जो भी अभी इनअटेंटिव भी है ना, इनफैक्ट जो शायद अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जो समझ नहीं रहा, जो शायद अपने किसी काम में बिजी है, उसने ना एक अंदर से अपने एक डिसीजन बना लिया है कि शायद ये सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सुनने वाली बात नहीं है। तो उसने अपने आप एक डिसीजन बनाया है और उसी डिसीजन से फिर उसकी इनअटेंशन निकल के आ रही है, या वो जिस भी काम में बिजी है वो निकल के आ रहा है। तो आप देखो कि आपकी ये जो कॉन्शियस है वो हर समय कोई ना कोई एक डिसीजन बना रही है। आपको पता भी नहीं होगा कि ये आपके अंदर सब कुछ चल रहा है, आप अनअवेयर हो इस सारी चीजों को लेके। और जितना हमें अपनी अंदर की फंक्शनिंग दिखती रहेगी उतना हम शायद जिंदगी में अपनी एंटर करते रहेंगे। हम ना एक्चुअली लाइफ में हमने एंटर करा नहीं है, अभी पैदा हो जाना बस लाइफ में आना नहीं होता। समझ पाना कि मेरी लाइफ कितने बाहर के फोर्सेस से ही चलती है, ये आपको आपकी लाइफ में एंटर करवाता है। आप पहली बार शायद अपनी लाइफ में स्टेप करते हो तब जब आप खुद को समझना शुरू करते हो। नहीं तो बस लाइफ ऐसी है कि वो चलती चली जाती है, बाहर की सर्कमस्टेंसेस से, सिचुएशन से जो भी आपको पुश मिल रहा होता है उस हिसाब से आप चल रहे होते हो। यहां से कोई एजुकेशन ने आपको एक पुश दिया, आपकी फैमिली वैल्यूज ने आपको एक पुश दिया, आपका जो मीडिया कल्चर जिसमें आप पैदा हुए थे उन्होंने एक पुश दिया, और ये पुश देते देते आपकी लाइफ थोड़ी आगे बढ़ गई और बन गई कुछ, और आपको लगेगा कि आपने कुछ करा है, लेकिन शायद आपने यहां पे कुछ करा नहीं है। हमारी लाइफ में हमारी एंट्री होनी जरूरी है, नहीं तो सब कुछ मैकेनिकल ही चलता रहेगा, ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा। और ये ऑटोमेशन रुके, हम अपनी जिंदगी में आ पाए, यही है इन सारी टॉक्स का एक तरीके से मोटिव। व्हाट वी आर हियर, व्हाट वी आर डूइंग इज सिंपली ट्राइंग टू सी हाउ आवर ओन माइंड फंक्शंस। हम कैसे चलते हैं, हम किन चीजों को अच्छा मानते हैं। खुद को अगर हम देख पाए थोड़ा कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, वहां से शायद हम कह सकते हैं कि हां अब हम इंसान पूरी तरीके से बन रहे हैं। नहीं तो बस हम एक लिविंग बॉडी हैं। डोंट लेट दिस लिविंग बॉडी फूल यू इनटू बिलीविंग दैट वी आर एक्चुअली अलाइव। वी मे बी अलाइव बॉडीली, बट हमारे अंदर से कुछ भी जो लाइफ होता है वो है नहीं। ऑलमोस्ट सब कुछ लाइफलेस है, क्योंकि आप बस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चल रहे हो। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से तो पेड़ भी चलता है, बाहर हवा आती है पेड़ हिलने लगता है, ज्यादा मौसम खराब होता है तो बारिश हो जाती है, पेड़ जिसपे धूल थी वो नया हो जाता है, ज्यादा तेज हवा चलती है तो पेड़ टूट के गिर जाता है। क्या पेड़ कुछ कर रहा है? उसके साथ तो चीजें हो रही है ना। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारी लाइफ में भी बस चीजें हो रही हैं हमारे साथ, या हम खुद से कुछ समझ रहे हैं, हम खुद से कुछ वाकई में जिसको करना कहते हैं, जिसको एक्शन कहते हैं, वो एक्शन हमसे निकल के आ रहा है, या बस बाहर के सर्कमस्टेंसेस ही हमें चला रही हैं और जैसा मौसम चल रहा था वैसे ही हम भी चलने लग गए और हम बोल रहे हैं कि ये हमारी लाइफ है। तो टू नॉट बी एट द मर्सी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इज टू बी टोटली अलाइव, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज इन अ सेंस actually trying to become alive, not just simply following some instructions, not just simply limiting ourselves to a principle, to an ideology which our environment has given to us, to not be under those pressures, to free ourselves in fact from our own programming, to free ourselves in fact from our past also। हम क्योंकि हमारे पास्ट के हिसाब से ही चल रहे हैं, और पास्ट ऐसा नहीं कि कोई बचपन में कुछ हुआ था, पास्ट ऑलमोस्ट ऐसा कि आपकी मॉर्निंग का पास्ट भी, कि सुबह क्या हुआ था वो भी आपको कहीं ना कहीं चला रहा है। आपकी मॉर्निंग का पास्ट और आप कैसे थे 3 4 4 साल, ये सब एक ही है।
जितना हम अपने पास्ट से चल रहे हैं उतना कहीं ना कहीं जो आज हमारे साथ नया हो रहा है हम उसके टुवर्ड्स खुले हुए नहीं हैं, उसकी तरफ हमारी आंखें बंद हैं। हम भले ही कहते हैं कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट और प्रेजेंट के साथ जीना चाहिए, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आप हमारी लाइफ में प्रेजेंट जैसा कुछ है नहीं। जो मौजूद होना होता है जिसको वर्तमान कहते हैं वैसा कुछ है नहीं। हमारे ही पुराने एक्सपीरियंस हमें लगातार चला रहे हैं। जो कुछ एक प्लेजर हमें मिला होगा वो हमें बता रहा है कि आगे क्या एक प्लेजरेबल चीज थी। जो हमें एक्सपीरियंस हुआ होगा बुरा अच्छा जैसा भी, वो हमें बता रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए। लगातार हमारे ही पुराने एक्सपीरियंस हमें डिक्टेट कर रहे हैं। तभी तो आप देखोगे कि कुछ नया हो नहीं पाता है। नया साल आ गया है भले ही, लेकिन 25 days वी आर ऑलरेडी इन, बट यू वुड फाइंड कि नथिंग रियली इज न्यू। सब कुछ तो वैसा ही है, बदला कहां है कुछ। मेरी वही आदतें हैं, जैसी मैं सोचता हूं वैसा ही मैं सोच रहा हूं। जैसे मेरी जो पैटर्न्स थे मेरे, जो मेरी दिन का रूटीन था वो भी वैसा ही है। कुछ वाकई में नया नहीं है। नए होने के लिए एक्चुअली अपने पास्ट से हमें फ्री होना पड़ता है। फ्यूचर भी जो हम प्रोजेक्ट करते हैं फिर वो हमारे ही पास्ट से निकल के आता है, वो हमारे पास्ट की प्रोजेक्शन है। कोई भी ऐसी चीज सोचो, कोई फ्यूचर का आइडिया अगर आप सोचते हो, आप बोलते हो फ्यूचर में मुझे ये करना है, भविष्य में मुझे ये होना चाहिए, मेरे पास भविष्य में मेरा ऐसा ऐसा फ्यूचर होना चाहिए। तो जो आप ये फ्यूचर भी सोच रहे हो ये आ रहा ही आपके पास्ट के आइडियाज से है। जो आपको बताई गई बातें थी, जो आपकी वैल्यूज जो थी, जो आपकी इनफैक्ट सिचुएशन थी, जो आपकी उस टाइम कंडीशन थी, जो परिस्थिति थी, वही आपका फ्यूचर भी बना रही है। कोई गरीब इंसान ये क्यों बोलता है कि अरे हाँ मेरे को फ्यूचर में जाके अमीर बनना है? क्योंकि उसने अपने पास्ट में एक गरीबी झेली है ना, और वो सोचा है कि हाँ अब उसका जो फ्यूचर का आइडिया है कि वो कुछ बनना चाहता है, वो अमीर होना चाहता है, वो उसी की ही तो कंडीशन से निकल के आया है। जो उसकी सिचुएशन थी, जो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन थी, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन ने उसका फ्यूचर डिसाइड कर दिया। और वो फ्यूचर क्या था कि शायद मेरे को इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करना होगा। वो जरूरी बात होगी, लेकिन हम ये तो देखें पहले कि हमारी सिचुएशन ने हमें इन्फॉर्म करा है। अगर हमारी सिचुएशन कुछ और होती तो हम कुछ और बनना चाह रहे होते। हमने कभी खुद से देखा नहीं है, खुद से कुछ शायद हमने समझने की कोशिश नहीं करी है। और यही है फिर, अगर हम खुद से नहीं समझेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ही जो पास्ट है वो हमारी लाइफ लगातार डिक्टेट कर रहा है। हमारी वही आदतें, हमारे डिजायर्स जो हमारे पास्ट से निकल के आ रहे हैं, हमारी मोटिवेशंस जो हमारे पास्ट से निकल के आ रही हैं, वही हमारी लाइफ पल पल चलाती हैं। और ऐसी लाइफ बस एक इमिटेशन की एक्सरसाइज होती है, वो बस एक नकल बनती है, एक बोरोड लाइफ होती है, उसमें खुद का कुछ भी नहीं होता। तो टू नॉट लिव अ बोरोड लाइफ इज टू लिव अ कंप्लीट लाइफ। नहीं तो हम बस बाहर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी आइडेंटिटीज, क्या अच्छा होता है क्या सही है, ये सारी डेफिनेशंस बोरोड हैं। खुद से शायद देख पाना ही हमें एक्चुअली एक पूरा ह्यूमन बीइंग बनाता है। Any questions? Avim, you had a question in the beginning. Do you remember? जैसे कि कोई भी इंसान लोगों अपने कंडीशन, अपने सिचुएशन से कंडीशन ना हो सर, वो फिर एक स्टेबल में जी नहीं सकता। आप एक बार सोचो कि सर अगर मैं अभी ऐसा हूँ तो मेरे पास जो भी अभी कमियाँ होंगी मेरे अंदर, मैं चाहूँगा कि वो आगे जाके फुलफिल हो जाए और मैं उस चीज़ से कंप्लीट पर्सन, कंप्लीट तो नहीं पर एटलीस्ट जो चीज़ें मेरे अंदर नहीं रियलिस्टिकली कंप्लीट कर सकता। इमोशनली तो क्या ही होगा, तब इमोशनली कैसे कंप्लीट हो पाऊंगा जब तक मेरे पास तो आपने बोला कि आपकी कमी थी, है ना, मेरे अंदर ये कमी थी और मैं ये कमी पूरा करना चाहता हूँ। कभी मतलब ऐसा है कि जो चीज़ उस टाइम पे मुझे लगा कि उस पर लैक कर रहा हूँ और वो चीज़ मेरे पास नहीं है, तो मैं आगे जाके सही फ्यूचर नहीं करूँगा कि मैं उसको कोऑपरेट कर पाऊँ। तो वो एक नेचुरल थिंग है, पर आपने सारी चीज़ें देख वो कहीं ना कहीं नेचुरल या फिर ऐसा है कि वो अपने आप कंडीशन होती है सिचुएशन से, पर आपका कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा है जो कि हम अपने आप से चेंज कर सकते हैं। वो यही तो जो आपने वाली बात बोली कि नेचुरल है, मेरी कमी से आती है, क्या सच में कमी से आ रही है? ध्यान तो दो इसको, जो आप बोल रहे हो कि मेरी कमी है, कमी तो कंपैरिजन से आती है ना। कमी तो ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट होना चाहिए मेरी लाइफ में कि हाँ देखो मेरी लाइफ में बेंचमार्क है,
इसके अगेंस्ट जब मैं अपने आप को कंपेयर करता हूं तब मैं अपने आप को कम पाता हूं। एक गरीब इंसान तभी तक तो गरीब है ना जब तक उसने देखा नहीं है कि बाहर क्या क्या है। अगर उसके पास ठीक है, थोड़ा बहुत खाने के लिए है, उसका घर तो जैसा भी है घर, उसके पास उसका ठीक घर है, उसका पास पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े हैं, तो वो गरीब कहाँ है वाकई में। लेकिन जब वो देखता है कि बाहर क्या हो रहा है, अच्छा लोग ऐसे रह रहे हैं, अच्छा लोग ये खाते हैं, अच्छा लोग ये पहनते हैं, वो फिर कमी पूरी करने लगता है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि उसकी जो सारी कमी की भावना थी वो एक कंपैरिजन से आई है। वो अपने आप को उसने कम मानना ही शुरू करा है जब उसने देखा है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसा है, वैसा है, ये सारी चीजें हैं। उसकी कमी है वो कभी थी नहीं उसके अंदर, उसके अंदर ये मैन्युफैक्चर हुई है उसकी एनवायरनमेंट से। तो ये सिचुएशनल नहीं हो गया है, कुछ आपने देखा नहीं कि ये आया कहां से, आपने समझा नहीं कि अरे हाँ ये जो जिसको मैंने कमी मान लिया अचानक से, इससे पहले तो मैं ठीक था, आई वॉज फाइन, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मेरे को गरीबी नाम की वो जो चीज थी वो वाकई में फील नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक से जैसे मैंने देखा कि ये सब हो रहा है, मैं अपने आप में कंफर्टेबल था, मैं कोई रो नहीं रहा था, मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, मुझे कोई इनएडिक्वेसी फील नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं एक्सपोज हुआ अपने एनवायरनमेंट से, मेरे को अचानक से एक इनएडिक्वेसी फील होने लगी। तो और फिर इस इनएडिक्वेसी के चलते देखा मैंने कि मेरे अंदर ये कमी है। फिर मैंने सोचा कि हाँ लाइफ में एक्चुअली जरूरी है जो करना वो ये है कि मैं ये सब कर लूं जो मैं बाहर देख रहा हूं अपने एनवायरनमेंट में, ऐसे कपड़े पहन लो, ऐसी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन कर लो। वो ड्राइव फिर कैसे हो रहा है, वो ड्राइव तो फिर वो एक इनफैक्ट एक डिजायर से, एक ऑलमोस्ट एक तरीके की फियर से भी वो हो रहा है कि देखो मेरे अंदर ये हल्की सी कमी आ गई थी और इसको ऐसे पूरा करा जाता है। ही इज ड्रिवन बाय फियर, ही इज नॉट ड्रिवन बाय इंटेलिजेंस। ये तो देखना जरूरी है ना कि क्या उसकी इंटेलिजेंस ने उसे बताया। अगर उसकी इंटेलिजेंस होती तो वो देख पाता कि हाँ ये कंपेयर करा है मैंने, ये मैंने नापा है अपने आप को किसी बेंचमार्क से, और उसके चलते मैंने ऐसा एक्ट करा है, उसके चलते मैंने वो करा है। जो अभी मेरे जो ड्रीम्स आ रही हैं, जो मेरी एस्पिरेशंस निकल रही हैं, ये पूरा पूरा सीधा एक कंपैरिजन का रिजल्ट है। तो जब मैं कंपेयर, जो आप कमी बोलते थे, बड़ी कैजुअली आपने कमी बोल तो लिया कि मेरे को कमी लग रही है, मुझे वो पूरा करना है। ये सारी कमी कहां से लगनी शुरू हुई, वो बेंचमार्क कहां से आया आपके पास जिसके ऊपर अपने आप को नापा आपने और बोल दिया कि ये मेरे अंदर कमी है। वो बेंचमार्क क्या ठीक भी है? अगर जो आपने बाहर देखा है, जिसके अगेंस्ट आपने अपने आप को मेजर करा है, वो बेंचमार्क क्या वाकई में वो है लाइफ की रिक्वायरमेंट, वो लाइफ की क्या फंडामेंटल जरूरत है? नहीं है ना। और जो आप ये बोल रहे हो, देखो ये ना एक थ्योरी नहीं है कि ये थ्योरी वाली बात हो जाती है जब हम बोलते हैं कि हम अपनी कंडीशनिंग से चल रहे हैं। मेरी लाइफ में तो देखो, आपसे ही मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी और आप पा रहे थे कि स्लैंग में हमारे मुंह से कोई अब्यूजेस निकल जाती हैं। ये क्या है? ये आप चाहकर भी ऐसे बिहेव नहीं कर सकते कि आप वो अब्यूज ना दो, आपके मुंह से निकलेगा ही ना। तो इसका मतलब क्या है? यू आर प्रोग्राम लाइक अ रोबोट। आप जैसा एनवायरनमेंट था वैसे आप बोलने लग गए। वो तो चलो अब्यूजेस थी इसलिए आप अब्यूजेस बोल रहे हो। अगर आप शायद पटना बिहार के होते तो आप भोजपुरी बोल रहे होते, आप फ्रांस में होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। तो ये आप हेल्प नहीं कर सकते, निकलेगी ही निकलेगी आपसे। और आप बोलते ही इसको सॉरी बोलने लगते, सॉरी ये तो गलती से हो गया, अरे नहीं आई डिडंट मीन टू। आपका सॉरी बोलना इनवैलिड है, क्योंकि आप ये देख नहीं रहे हो कि आप माहौल से बने हो, आप चाहकर भी हेल्प नहीं कर पा रहे। अगर आप ये अपने आप को बता भी दो, from tomorrow I will not abuse, would really that manifest, would really that convert in, would that materialize कि आप कल से बंद हो जाओगे करना? नहीं होगे ना। यही तो है फिर अपनी कंडीशनिंग से टच में आना, देख पाना कि यार मैं वाकई में खुद का, मेरे पे कोई जोर नहीं है। मैं मानना भले ही चाहूं कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं मानना भले ही चाहूं कि मैं अपना बिहेवियर चेंज कर सकता हूं, मैं एक्चुअली हेल्पलेस हूं। मेरे अंदर ये प्रोग्राम फिट हो चुका है जिसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन है अब्यूजेस का, जिसने सुना है कि हाँ ऐसे ऐसे ये होता है कैजुअल बोलना, इसको कहते हैं स्लैंग, कि अच्छा हाँ ऐसे बात करो, इसको स्लैंग कहते हैं। ये आपके अंदर फीड हो चुका है, ये आप चाहकर भी इसे नहीं रोक सकते। आप बोलते रहो कि हाँ नहीं मेरे पास मेरे थॉट्स हैं और मैं उनके हिसाब से सोचता हूं। आपके पास आपके थॉट्स नहीं है, आपके थॉट्स ने आपको जकड़ रखा है। हमें लगेगा कि मैं अलग हूं, मेरे थॉट्स अलग हैं और मेरे को ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके अंदर जो प्रोग्राम है ना, यही आपके अंदर से सारे थॉट्स निकलवाता है, यही आपकी भाषा निकलवाता है। आप रोक के तो दिखाओ मेरे को, कल से मेरे को दिखा दो एक कि हाँ मैं अब्यूज नहीं कर रहा हूं, और आप पाओगे कि आप कर ही नहीं पा रहे, यू आर हेल्पलेस।
यही तो वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो हमारी कंडीशनिंग ने हमारे ऊपर डाल रखा है। और ये तो एक मैटर में है जहां पर ये भाषा की बात है, बहुत सारे मैटर्स में आप देखोगे कि ऐसा है। तो इस चीज को लेके थोड़ा सा सीरियस होना है। इसको बस ऐसे नहीं बोल देना कि अरे तो हाँ कि क्या नई बात है, इसमें क्या अलग बात बता रहे हैं। थोड़ा देखना तो हम कितने हेल्पलेस हैं वाकई में। एक बार जब ये कंडीशनिंग आके जकड़ लेती है तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा कुछ अलग तरीके से बिहेव करने का। मेरे को इनएडिक्वेसी लगती रहेगी अपने अंदर, मुझे कोई कमी महसूस हो रही होगी अपने अंदर, मुझे लग रहा होगा कि ये गलत है वो गलत है। ये सारी परिभाषाएं आपकी गलत सही की ये उस ही प्रोग्राम से आ रही हैं जो आपके अंदर इंस्ट्रक्शंस की तरह फेड हुआ है लगातार, आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। तो ये बस इसको एक्सेप्ट कर लेना कि अरे हाँ ये तो ऐसा ही है। ये भी एक्चुअली इस प्रोग्राम की चाल है। वो आपको बदलना नहीं चाहता, वो चाहता नहीं है कि वो डिलीट हो जाए, वो चाहता नहीं है कि वो अंडू हो जाए पूरी तरीके से, वो डीप्रोग्राम हो जाए। तो ये जो आपके अंदर से एक आर्ग्यूमेंट भी आ रहा है, ये एक तरीके से आप जो बात कर एक पुट फॉरवर्ड भी कर रहे हो कि हाँ ये मेरा टेक है कि ये तो कंडीशनिंग है तो हाँ क्या हो गया। ये इसी को ही सेफगार्ड करने का तरीका है। ये प्रोग्राम अपने आप को ही सेफगार्ड कर रहा है क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहता, ये खत्म नहीं होना चाहता, ये बस अपने आप को प्रोपोगेट करना चाहता है, ये कंटिन्यू करना चाहता है अपने आप को। इसको डीप्रोग्राम ही करना अपने आप को आपका ही बेनिफिट में है। पर ऐसा है कि कंपेयर तो हर भी हटता, मतलब खुद से करें चाहे दूसरे से करें, पर अगर आप किसी इन्वायरमेंट में किसी एक्सपोज हो रहे हो तो आपको लगता है कि सामने वाला जो कर रहा है वो मे भी अच्छा कर रहा है तो तब नहीं करो तो कोई बात नहीं। अगर मैं उससे अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे प्राइड फील होगा कि अच्छा चलो मैंने करा, अगर नहीं कर रहा तो लगेगा कि मैंने करा नहीं और इनएडिक्वेसी फील हो रही है। सुनो, आप देखो कि जब आप कह रहे हो कि कंपैरिजन से मैं आगे बढ़ूंगा ना, मेरे को लगेगा कि उसको देख के मैंने इनएडिक्वेसी फील करी और ऐसे मैंने एक्ट करा, ठीक है ना। या आपने किसी सिचुएशन में देखा, किसी दूसरे इंसान को देखा, आपने उससे कंपेयर करा और आपने डिसाइड करा कि हाँ ये तो ऐसा था। ऐसा होता है कि वैलिडेशन सब कुछ चाहिए, थोड़ी बहुत मिली चाहिए। हाँ, कि वैलिडेशन मिले कि हाँ देखो मैं इससे के साथ कंपटीशन में हूं, मैं इसके साथ अपने आप को थोड़ा मेजर कर रहा हूं और इसके कंपैरिजन में मैं कैसा हूं, ये देखने की कोशिश कर रहे हो आप। ध्यान दो, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारी लाइफ में कंपैरिजन कितना मैटर करता है, जितना हम एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को लगातार, और हम बोल रहे हैं कि अपने आप को कंपेयर करके हम शायद बढ़ेंगे, हम बेहतर होंगे, हम डेवलप करेंगे, हम शायद अपने अंदर एक प्राइड महसूस करेंगे। जब तक हम ये कर रहे हैं, आप क्या ये नहीं कर रहे कि आपकी जो सारी डेवलपमेंट है, जो आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हो, वो डिपेंडेंट ही तो है। आपके अंदर से कहां कुछ निकल के आ रहा है, आपके अंदर ऑलरेडी एक इनएडिक्वेसी थी, उसने बाहर किसी को देखा और बाहर वहां से देख के उसने सोचा कि मुझे अब इसके जैसा बनना है या इससे आगे निकलना है। हमारे अंदर ही क्योंकि एक कमी महसूस होती है हमें, तो ये कमी हमारी आंखें बनती हैं और ये आंखें हमें दिखाती हैं कि हाँ किससे आगे निकलना जरूरी है, किससे आगे निकलना जरूरी नहीं है। किसी से आगे निकल गए तो हमें प्राइड महसूस होने लगता है, किसी से आगे नहीं निकले तो हमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होने लगती है, हमें थोड़ा लूजर जैसा फील होने लगता है कि अरे हाँ हम कुछ सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोनों केसेस में देखो कि आप डिफाइन तो अपनी बाहर की सर्कमस्टेंसेस से हो रहे हो, आपने अंदर से कहां कुछ समझा है, आपके अंदर से थोड़ी ना निकल के आया। तो आपकी डेवलपमेंट हमेशा फिर बाहर वाले पे ही डिपेंड करेगी क्या, कि भाई बाहर जैसा वो इंसान होगा, इससे आगे मैं निकल गया तो मैं शायद आगे निकल सके, तो मैं शायद अपने आप को प्राइड महसूस करवाऊंगा। मैं बाहर से ही डिक्टेटेड हूं ना, बाहर वाला जैसा है उसके कंपैरिजन में अगर मैं नीचे हूं तो मैं नीचे हूं, उसके कंपैरिजन में मैं ऊपर हूं तो वो मैं ऊपर हूं। लेकिन वो ही क्या है अपने आप में, क्या वो कंपेयर करने के लिए कोई सही बेंचमार्क है भी? मैं किससे अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं, ये देखना तो जरूरी है ना। और आप सोचोगे कि मैं एक स्मार्ट डिसीजन बना लूंगा, हाँ मुझे पता है किससे अपने आप को कंपेयर करना चाहिए मुझे। आपके सारे स्मार्ट डिसीजन भी आपके प्रोग्रामिंग से ही निकलेंगे, उस कंडीशनिंग से ही निकलेंगे। वो कंडीशनिंग ही आपको बताएगी कि हाँ देखो ये सारे लोग तो इन सबको पूजते हैं, तो मुझे भी अब इसको पूजना पड़ेगा, मुझे भी ये इकट्ठा करना पड़ेगा, और तब मैं जाके बोलूंगा कि हाँ मैं शायद अब ठीक हो रहा हूं, मैं शायद अब डेवलप कर रहा हूं, मैं शायद बढ़ रहा हूं, मेरी प्रोग्रेस हो रही है। आपकी प्रोग्रेस बस उस एक बेंचमार्क पे बेस्ड है, और वो बेंचमार्क भी आपका नहीं है, वो बेंचमार्क भी बस एक सपोज करो एक एस्टैब्लिश्ड कोई एक चीज है जो बहुत सारे लोग जिसमें मान रहे हैं, वो एक परसीव्ड चीज है, वो अपने आप में इंट्रिंसिक नहीं है।
हमारी जो सारी डेवलपमेंट भी होगी ना, वो देखो आप, वो एक्सट्रिंसिक होगी। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की देखा देखी में, उसने ये कर लिया तो मैं वो कर लूं, उसने ऐसा कर लिया तो मैं ये कर लूं। मेरे अंदर से कुछ नहीं, मुझे क्या करना है, ये तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, इनकी अपनी लाइफ है, इन्होंने कुछ समझा होगा, इन्होंने समझा होगा। मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ में, मैं तो लगातार बस एक कंपैरिजन की मूवमेंट से चल रहा हूं ना। उसने 4 ये चीजें ले ली तो मुझे 5 लेनी है, उसने 10 ऐसी ले ली तो मुझे 11 लेनी है। मैंने अगर मैं 6 ही ले पाया तो मैं कम हूं, मैं अगर 12 ले गया तो मैं ज्यादा हूं। ये कर रहे हो ना आप, लेकिन आप ये देख नहीं रहे हो कि मेरे को लेनी ही क्यों है ये सारी चीजें, कि जो ये इंसान जैसा है, ये इंसान अभी वैसा क्यों है। मैं ये नहीं देख रहा हूं, मैं बस लगातार एक कंपैरिजन की ही एक मूवमेंट में हूं। तो मेरी जो सारी ग्रोथ भी है वो डिपेंडेंट है, वो बाहर से डिक्टेट हो रही है। उसमें कुछ इंट्रिंसिक क्वालिटी नहीं है। इंट्रिंसिक मतलब आपके अंदर से निकला हुआ कुछ, आपका अपना नहीं है उसके अंदर, सब बाहर से निकल के आया है। आपने अपने एनवायरनमेंट में देखा है कि क्या करने लायक था, आपकी नजरें हमेशा बाहर थी, यहां नहीं थी, अपने ऊपर नहीं थी, बस बाहर थी। अच्छा ऐसा इन चीजों को पूजा जाता है, अच्छा इन चीजों को इंपॉर्टेंस मिलती है तो मैं अपने आप को इस फील्ड में बढ़ाऊंगा। अच्छा नहीं, इन चीजों को इंपॉर्टेंस मिलती है, नहीं तो मैं इन चीजों को अपने आप को बढ़ाऊंगा। ये आपके बस प्रेफरेंसेस के हिसाब से निकलेगी ये सारी चीजें। जिन चीजों में आप एक्सेल करना चाह रहे हो, जिन चीजों में आप ठीक होना चाह रहे हो, अपने लिए करो ना। आपके अंदर से कहां से निकल के आ रहा है वो आप पाओगे कि नहीं निकल रहा है। जब हम कंपैरिजन में चलते हैं तो हमारी जो भी प्रोग्रेस होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो इंट्रिंसिक नहीं होती, वो एक्सट्रिंसिक होती है। वो बाहर के फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बाहर में जैसी चीजें हो रही होंगी वो हमें बताएंगी कि आपके लिए क्या सही है करने के लिए। क्योंकि हम अपने आप को कुछ नहीं मान रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत छोटा मान रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि बाहर ऐसा ऐसा करा जाता है तो बड़ा बना जाता है, तो फिर मैं वैसे बड़ा बन जाऊंगा। मैं ये देखूंगा नहीं कि ये मेरी सारी जो जिंदगी की में ही आगे बढ़ने की जो मूवमेंट है, ये निकली ही एक देखा देखी में है। मंकी सी मंकी डू बोलते हैं ना, बंदर ने जैसा देखा बंदर वैसा करने लग गया। मेरी लाइफ भी फिर शायद वैसे ही होगी। मैं बंदर हूं, बंदर ने जैसा देखा बंदर वैसा करने लग गया। बंदर ने जाना नहीं कि भाई वो बंदर है, उसे बंदर नहीं होना है, वो उसे इंसान होना है। वो देखे देखी कर रहा है। हाँ इंसान होना पड़ता है, ये हमारा जो बिहेवियर है ये बंदर होगा है, ये कंपैरेटिव बिहेवियर है। तो पर किसी मतलब मैंने एक देखा, और पर किसी बड़ी चीज पे स्ट्राइव करना विकास में वो बड़ी कैसे बड़ी, आपको क्या पता है क्या बड़ी होता है? बड़े तो कुछ बहुत सब कुछ बड़ा होता है। बड़ी सरदर्द भी होती है, ले आओ जिंदगी में बड़ी सरदर्द, बोलो यार मेरे पास बड़ी सरदर्द है इससे। दूसरी चीज की मतलब ऐसा हो कि आप कुछ नहीं, बड़ी पे ही रहो, बड़ी पे ही रहो। पहले आपने बोला बड़ी चीज पे, तो बड़ी की डेफिनेशन कहां से निकल के आएगी? बड़ी क्या होता है? कौन डिसाइड करता है बड़ा क्या है? कंपैरिजन। और बहुत सारे लोगों ने जो माना होगा वो बड़ा है तो उसको बड़ा मान लिया जाता है। एक परसीव्ड वैल्यू होती है बड़ी। आप इसको ऐसे समझो, गोल्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ना, सब बोलते हैं कि गोल्ड सेफ्टी है, गोल्ड से गोल्ड अच्छी चीज है, आपके पास गोल्ड होना चाहिए। आप देखो कि गोल्ड की ना एक्चुअली बड़ी परसीव्ड वैल्यू है। परसीव्ड वैल्यू समझते हो कि हमने उसको बस मान लिया है कि अच्छी है, और वो उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब गोल्ड अपने आप में किसी मेटल से अलग कैसे है। गोल्ड और लोहे में बस यही डिफरेंस है कि गोल्ड में जंग नहीं लगती है, कि वो करोड़ नहीं होता है। बस गोल्ड की अपने आप में एक ये वैल्यू है, और मैलिएबल है। मैलिएबल मतलब उसको किसी भी तरीके से शेप करा जा सकता है और वो टूटेगा नहीं। बस गोल्ड की अपने आप में इंट्रिंसिक वैल्यू ये है। लेकिन हमने उसको एक स्टेटस का पार्ट बनाया है, हमने उसको एक कल्चर का, उसको एक सिंबल बनाया है कि जिसके पास ये ज्यादा हो वो ज्यादा सही इंसान है। उसको हमने माना है कि ये अमीरी का एक वो है, एक साइन है, हाँ एक सिंबल है। तो ये एक परसीव्ड वैल्यू है उसकी, कि जिसने गोल्ड जितना पहना होगा वो उतना अमीर इंसान है, उसका उतना स्टेटस है। तो गोल्ड की जो सारी स्टेटस वैल्यू है वो हमने उस पर इंपोज करी है, वो हमने इंपोजिट करी है उस पर। गोल्ड में और पत्थर में कोई खास अंतर है नहीं, बस अंतर यही है कि वो उसकी कुछ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, जहां उसमें जंग नहीं लगती और जहां वो मैलिएबल हो जाता है। बस ये है गोल्ड की प्रॉपर्टी। जो बाकी की सारी उस पर जो हम देख के उससे इंप्रेस हो जाते हैं कि अरे गोल्ड तो ऐसा, और देखो ये कितना बढ़िया है, कितना शाइनी, ये सब कुछ एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू से आता है, ये हमने परसीव कर रखा है उसे। तो बड़ा जो चीज बनती है वो हमारी परसीव्ड वैल्यू से बनती है। मैं कंपेयर भी किसी से ना करूं, पर जो मैं कर रहा हूं उस पर किसी
कोई अप्रिसिएशन है, होता है कि आपको थोड़ा बहुत तो चाहिए रहता है कि अगर आप डीमोटिवेटेड फील करते हो कि हाँ मतलब जो उनसे ऐसा होता है कि आप इस सामने वाले से फिर कंपेरेटिव मजबूर हो जाते हो जब आपकी दुनिया सराउंडिंग में सब बातें होती हैं और ऐसा हो कि सर बातें मतलब हमारे अंदर ना, देखो आप समझो, जितनी आप ये डिमोटिवेशन फील कर रहे हो, जितना लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वेट वेट जितना आप ये चाह रहे हो कि देखो मेरे को लोग नहीं पूछ रहे हैं, उसके चलते मुझे अपने अंदर कोई एक वैलिडेशन फील नहीं हो रही है, इसका मतलब ही यही है कि आपके अंदर कुछ भी सब्सटैंशियल नहीं बना है। आपके अंदर जो फैकल्टी थी वो पूरी की पूरी बाहर से डिक्टेटेड है। अगर आप बस अप्रिसिएशन के लिए काम कर रहे हो तो डू यू इवन लव द थिंग दैट यू आर डूइंग? When you really love, deeply love, और ये बहुत आसानी से नहीं हो जाता है, when you really love the thing that you are doing, to come upon that is in itself a discovery that is worth doing, that is worth undertaking. तो जब तक if we are not doing the thing that we love, हमारा जो सारा करने का उसका पर्पज ही यही है, वो ये होगा कि कौन लोग मुझे कितना पूछ लें, मैं जो भी करूं उसमें मुझे तारीफ मिले, मैं जो भी करूं वो उसमें मैं अप्रिशिएट हूं, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। अगर आप ये मांग रहे हो सामने वाले से, इसका मतलब ही यही है कि आपको ना आपके काम में ना एक बहुत ही बस सुपरफिशियल इंटरेस्ट है। वो बस आप, हाँ ठीक है इंटरेस्ट होगा, बट वो ऐसा है कि हाँ है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा कुछ उसमें डेप्थ नहीं है, वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे है। और क्योंकि वो सुपरफिशियल लेवल पे है, इसीलिए आप कुछ करोगे और आप सामने वाले को ताकोगे, कैसा करा मैंने, थोड़ा तो बताओ, ठीक करा ना, सही कर रहा हूं ना मैं, है यही हंसी आपको भी आ रही है। बट जब आप अप्रिसिएशन मांग रहे हो, आप कह रहे हो मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, आप जब डिमोटिवेट ही इसीलिए हो रहे हो क्योंकि आपने जो करा है उस पर आपको थपथपाई नहीं मिल रही है, थप्पी नहीं मिल रही है कि हाँ ठीक करा, वेल डन, गुड जॉब, गुड, यू हैव डन क्वाइट वेल, ये आपको थपथपी नहीं मिल रही है। लेकिन जब आप वाकई में उसमें इंटरेस्टेड होते हो, जब आपने डीपली उस बात को समझा होता है, थपथपी का वेट थोड़ी ना हो रहा होता है, ये चीज ही इतनी मजेदार है अपने आप में, मैं क्यों किसी की कॉम्प्लीमेंट का वेट करूं, मैं क्यों किसी की अप्रिसिएशन का वेट करूं? कोई अप्रिशिएट कर दे तो ठीक, कोई क्रिटिसाइज कर दे तो भी ठीक, मेरे को इस पर ध्यान नहीं देना है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे से क्या चाहता है, मुझे तो अपने ही काम में मजा आ रहा है। द थिंग दैट आई एम इन्वॉल्व्ड इन इज इन इटसेल्फ सो जॉयस, सो लवली, I'm not seeking anybody else's opinion on it। और इसीलिए तो आप देखोगे कि लोग फेल होते हैं अपनी लाइफ में। वो फेल ही क्यों होते हैं? क्योंकि जो वो कर रहे होते हैं उनसे प्यार नहीं होता, वो बस रिजल्ट चाह रहे होते हैं, वो उससे कुछ पाना चाह रहे होते हैं, उस चीज में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी भी उस चीज में उनको कोई लव नहीं मिल रहा है। यू नर्चर दैट थिंग, व्हेन यू लव राइट, इट गिव्स यू बैक एंड देन यू गिव इट बैक। और ये जो रिलेशनशिप होता है ये अपने आप में ऑलमोस्ट दिस इज समथिंग रियली प्योर। और जब तक ये नहीं होगा तो आप सामने वाले को ही देखते रहोगे कि हाँ मुझे अप्रिशिएट करो, और यू विल ऑलवेज सेट योर सेल्फ अप फॉर फेलियर। तो सर ये जो आपने बोला है, तो सर ऐसा होना कि आप अपने आप में हर चीज सीमित कर ले, कि आपने बोला कि जो मुझे अच्छा लगता है वो आप कुछ करोगे तो लोग आपको देखेंगे तो सही कि ये कर क्या रहा है इंसान, और फिर वो अपनी जो भी नेचुरल एक्टिविटी करनी होगी, जो रिएक्शन देना होगा वो देंगे। और उससे आप लेकिन डिक्टेट नहीं हो रहे हो। जो आप सिचुएशन कह रहे हो, जहां आप कह रहे हो कि देखो थोड़ा तो वैलिडेशन चाहिए ही होता है, थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहिए ही होता है, भले ही मैं उनसे उस पर चल नहीं रहा हूं, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा हूं, ये आप अपने आप को एक पट्टी पढ़ा रहे हो। आप जो चीज कर रहे हो वो आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 5 बार करोगे और आप कोई अप्रिसिएशन नहीं दोगे, आप उसे करना बंद कर दोगे। आप बोलोगे मैं करूं क्यों, कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है, मैं करूं क्यों, इससे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है मुझे। आप कोई दूसरी चीज करने लग जाओगे जिससे आपको लगता है कि जहां अप्रिसिएशन मिलेगी, क्योंकि वाकई में ना आपका आपके काम से कोई लेना देना नहीं है। आप हो सच में, ये सुनने में अच्छी बात नहीं लगेगी बट है यही सच, आप हो वाकई में दूसरों की अप्रिसिएशन और वैलिडेशन के ही भूखे, क्योंकि वो हम क्योंकि डिपेंडेंट समझते हो, आप निर्भर हो उन पे, आपका काम से कोई लेना देना नहीं है, जिस चीज में आप इन्वॉल्व हो आपको उस पर ध्यान नहीं है। आपका जो पूरा जो फ्यूल है, जो आपको एक तरीके से एनर्जाइज कर रही है, जो आपको नरिश कर रही है, वो नरिश ही दूसरों की कॉम्प्लीमेंट्स कर रही है, जो आपको अंदर से लाइवली बना रही है, जो आपको अंदर से, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं, मोटिव का हमेशा मोटिव होता है,
वो एक इरादे से निकल के आती है। जो आपका सारा मोटिवेशन नहीं है वो बाहर एस्टैब्लिश्ड है, आपने अंदर से अंडरस्टैंड नहीं करा है, कुछ भी, कुछ लव नहीं आया है आपके अंदर से, इसीलिए आप डिपेंड कर रहे हो कि सामने वाला थोड़ा अप्रिशिएट करे नहीं। या आप ना ये बहुत ही ऐसी एक एवरेज प्रैक्टिकलिटीज की बातें कर रहे हो कि सर देखो प्रैक्टिकली तो रियलिटी में तो सर यही होता है कि कुछ करो और तारीफ ना करे, कब तक ही करते रहोगे वो, और अपने आप में तो सीमित होके ही रह जाओगे, सीमित ही हो जाएंगे ना सर हम तो। ये सीमित होने वाली बात नहीं होती, ये होती है कि आपने जब आपने एक्चुअली लव करा है, जो वेयर यू आर सो डीपली इन्वॉल्व विद दैट थिंग कि आपको अब बाहर की चीजों से कोई लेना देना नहीं है, आप एक्चुअली अब इसको फ्रीडम कहते हैं, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट होना। ये अब आप डिपेंडेंट नहीं हो बाहर पे, बाहर वाली चीजों पे, कि बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं आपको, यू आर टोटली फ्री विद इन। और ये फ्रीडम जब आता है तब आपके काम में भी वो क्वालिटी निकल के आती है, वहीं उस लव से आपके काम में वो एक्सीलेंस निकल के आती है। और वो लव नहीं है तो आप पाओगे कि आप मीडियोकर काम कर रहे हो, आप एवरेज काम कर रहे हो। लोग जो भी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो कुछ काम करते हैं और बॉस की तरफ देखते हैं, बॉस ने अप्रिशिएट करा कि नहीं, मैनेजर ने अप्रिशिएट करा कि नहीं। जब स्कूल में होते हैं तो वो बन जाता है टीचर्स ने अप्रिशिएट करा कि नहीं, पेरेंट्स ने अप्रिशिएट करा कि नहीं। सामने वाला पर्सन बदलता रहेगा, फिगर ऑफ अथॉरिटी जिससे आप अप्रिसिएशन चाह रहे हो वो फिगर बदलती रहेगी, लेकिन आपके अंदर ये अप्रिसिएशन वैलिडेशन पाने की भूख नहीं बदलेगी। हम भले ही बोल रहे हैं कि मैं वैलिडेशन सीख नहीं कर रहा हूं, मगर आप कह रहे हो कि थोड़ा सा तो मिल जाएगा ना, थोड़ा सा तो ठीक है, थोड़ा सा बस, तो 1% 2% वैलिडेशन, वो 2% वैलिडेशन ही पूरा वैलिडेशन मांग रहे हो आप। आप मान लो किसी एक बंदे को मोटिवेशन दे रहे हो, पर सर इसका मतलब तो ये नहीं कि वो डिमोटिवेटेड है। मैं किसी को मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं सच में यहाँ मोटिवेशन देने थोड़ी ना आता हूँ। पर सर ऐसा होता है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हुए हैं मार्केट में कि सर वो मोटिवेशन दे रहे हैं। मोटिवेशन समझो, अच्छा ये अच्छी बात है। इसको ना आपका एक बार एग्जांपल कि मैं अभी उसे एज करेंगे, आप एग्जांपल आप अभी जॉब कर रहे हैं जिसमें आप अभी बिल्कुल लाइफ मोटिवेशन समझा रहे हैं, ठीक है, एंड आपकी जॉब अभी किस चीज़ पे डिपेंड है कि आप अगर मतलब हम अगर वैलिडेशन अगर आपको नहीं देंगे, आपको अप्रिशिएशन जो आप चाहते हैं कि आपकी जॉब से पर्सनली हो पाए, वो अगर हम नहीं देंगे आपको, मान लो कि हमने आपकी फीडबैक दी प्रिंसिपल कि वी आर नॉट गेटिंग यू आर, आपका पॉइंट समझ नहीं आया सर, आपको अप्रिसिएशन वैलिडेशन से नहीं मिली तो आपकी जॉब भी एक अंदर है ना। और ये तो आप सिर्फ जॉब वाली बात करें, अभी एज एन एडोलसेंट हम सब हैं, उस एज पे शायद से कंपेयर करना और इनएडिक्वेसी फील करना और वर्क करना सर थोड़ा सा कॉमन है, मतलब मेरे हिसाब से। हाँ, उसको अपने आप से कंपेयर करना चाहिए सर, फिर तो हम बहुत ज़्यादा मीडियोकर रह पाएंगे जिंदगी में। अगर हम बहुत ही अपने आप से रह रहे हैं तो मान लो हमने पीसफुल लाइफ बैठी कर ली, पर सर क्वाइट ये 2-3 चीजें हैं, अब यहाँ पे इनको समझेंगे जरा। एक है मोटिवेशन वाली बात कि हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन, ध्यान दो, मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन हमेशा होता है कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर, आपको कोई बाहर की ही चीज कोई मोटिवेट कर रही होती है, या तो कोई विजुअल, कोई फ्यूचर की एक पिक्चर आपको मोटिवेट करेगी, या कोई दूसरा इंसान आपको मोटिवेट करेगा। जब तक जो भी हमारा ये जो मोटिवेटर है, मोटिवेटर मतलब अपने आप को एक एनर्जाइज करके रखना, ये जो एनर्जी है जो हमें सो कॉल्ड मिलती है, जो नरिशमेंट है हमें जो मिल रही है, वो डिपेंड करती है, वो बाहर से आ रही है, वो किसी इमेजिनेशन से आ रही है। वो आप देखो कि उसमें जो पोटेंसी होगी, जो उसमें विगर होगा, वो हमेशा लूज ही होता जाएगा। ये मोटिवेशन का जो आप बिजनेस की भी बात कर रहे हो, ये मोटिवेशन का बिजनेस चल क्यों रहा है? क्योंकि हर समय किसी को ना किसी को मोटिवेट करना होता है, क्योंकि जो खुद से समझा है नहीं उसको तो मोटिवेट लगातार करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हर इंसान एक मोटिवेट करके एक हफ्ते तक मोटिवेट रह लेता है, ठीक है, फिर वो उसके बाद पाता है कि मोटिवेशन खत्म हो गई है ना, फिर वो फिर मोटिवेट होने जाता है, फिर वो पाता है कि यार फिर मोटिवेशन खत्म हो गई। ये क्या हो रहा है? आप ध्यान दो, ये हमेशा लगातार होता ही रहेगा। आपकी ये जो सो कॉल्ड मोटिवेशन है ये खत्म ही होती रहेगी, क्योंकि आपके अंदर जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी नहीं जग रही है। आपको जो खुद से समझना है उसका आप उसकी एक इनएग्जॉस्टिबल नरिशमेंट आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि जब इंसान खुद से समझेगा, अपने आप से उसने अंडरस्टैंड करा होगा, क्लोजली जाना होगा,
वहां से जो आपको एक विगर मिलता है उसकी क्वालिटी ही अलग होती है इन कंपैरिजन टू इफ अदर पर्सन और सम इमेजिनेशन इज मोटिवेटिंग यू। आप जब भी बाहर की चीजों से मोटिवेट हो रहे होगे, बाहर की चीजों से एनर्जाइज कर रहे होगे अपने आप को, आप हमेशा you will always find that it is proving to be not sufficient। आपको हर समय कोई ना कोई किक चाहिए होती है। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई ना कोई किक करता ही रहेगा कि हाँ चलो किक हो, क्योंकि आपने अंदर से अपने अंदर जो कुछ समझ जागृत करनी चाहिए थी, जो एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आनी चाहिए थी, वो कभी इस्टेब्लिश ही नहीं हुई। हमने अपनी इंटेलिजेंस कभी जगाई ही नहीं और बाहर से हम हमेशा सीख करते गए। मोटिव का मतलब ना समझो, मोटिव का मतलब होता है इरादा, और हर इरादा, ध्यान दो इस पे, हर मोटिव, दो तरीके के मोटिव होते हैं। आपका हर मोटिव या तो सुख पाने के लिए होगा या दुख से दूर जाने के लिए होगा। इन्हीं दो चीजों के लिए मोटिव होता है ना। तो मोटिव जब ऐसा है कि सुख पाने का मोटिव है या दुख से दूर भागने का मोटिव है, हमने ये नहीं जाना है कि हमें खुद से क्यों सुख चाहिए, हमें ये नहीं जाना है हमने कि हमें खुद क्यों दुख से दूर भाग रहे हैं हम। तो एक मोटिव है, एक डायरेक्शन है, उसमें कोई फुलनेस नहीं है, उसमें कोई एक वाइडर, एक ब्रॉडर डेप्थ नहीं है उसके अंदर। वो बस एक इरादे से अपने एक डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर रही है कि हाँ मैं ऐसे इस मोटिव पे चलूंगा, ये मोटिव मुझे मिला है। मोटिवलेस का मतलब समझते हो, कोई मोटिव नहीं है और विदाउट स्टिकिंग माई सेल्फ टू अ पर्टिकुलर लाइन, I am completely thinking, I am not thinking along a particular line। मेरे को जो समझ आया है वो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग से समझ आया। ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग क्या है? वो मेरी ही है, मैं क्या हूं, क्योंकि सारा यूनिवर्स मुझसे निकल रहा है बाहर, जो भी मैं बाहर दिख रहा हूं वो उसका मेरे से रिलेशन है। और जब ये एंटिटी ही खुद को समझ चुकी है तो वो मोटिवलेस हो जाती है, उसका फिर कोई मोटिव नहीं रह जाता करने का, फिर उसका बस जो एक्शन होता है वो फुलर होता है अपने आप में, वो किसी मोटिव से नहीं चलता। मोटिव से चलने का मतलब ही यही है कि बाहर अगर मोटिव खत्म हो गया तो आपका भी एक्शन खत्म हो गया। बाहर अगर कुछ मिलना ही नहीं है तो करना क्यों है? यही होता है ना एट द एंड ऑफ द डे मोटिव, कि बाहर से कोई फायदा मिलेगा तभी मैं करूंगा कोई चीज, और मुझे फायदा दिखना बंद हो जाएगा तो मैं वो क्यों करूंगा। हम बिना फायदे के कुछ करते कहां हैं? जब बिना फायदे के करा जाता है वो होती है अंडरस्टैंडिंग, वहां से आती है एक समझ, और ये वो समझ होती है, ध्यान दो, ये वो समझ होती है जो इतनी पर्सनल चीज होती है कि वो बाहर से डिक्टेट नहीं होगी। आपने मेरा एग्जांपल दिया, आपने कहा कि आप यहां पे सेशन लेने आते हो और स्टूडेंट्स अगर आपको फीडबैक अच्छा ना दें, स्टूडेंट अगर बोल दें कि अरे हाँ हमें जो समझाया है ठीक है, इतना सही नहीं था, समझ नहीं आया एक्सेट्रा, ये हम प्रिंसिपल को बता दें, यू कैन very well go and say this to the principal, and the principal would then tell you कि we would not want your services anymore, and honestly I would be fine with it। Why? Because I would realize कि probably देखो ये चीज शायद मैं अच्छे से समझा सकता था, या ध्यान दो इस पे कि क्योंकि ये जो समझ है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो एक लाइट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो एक अंडरस्टैंडिंग डेप्थ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत कॉमन चीज नहीं है, ये आपको हर कोई करता हुआ नहीं मिलेगा। आपको ये बातें सब आपको यहां पे आके ये बोलेंगे कि अपने सपने पाओ, अपने मेहनत करो, सब आपको मोटिवेट कर रहे होंगे, कोई आपको आपकी तरफ मोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। और ये बहुत ना अनकॉमन चीज होती है, हमें बाहर ही देखने पे हमेशा फोकस करवाया जाता है कि तुम बाहर देखो, बाहर से अप्रिसिएशन मांगो, बाहर अपने सपने देखो। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि एक काम करो, खुद को देखो, तुम कौन हो, तुम्हारी डिजायर्स कहां से आती हैं, तुम्हारी मोटिवेशंस कहां से आ रही हैं, तुम्हारी सुख दुख की परिभाषा कहां से आ रही है। क्योंकि देखो हम कितना भी बोल लें, ये चीजें आपको लगे ठीक है यार कितनी बात कर लेंगे इसकी, ठीक है अब तो बोर हो गए, हम ये करते रहेंगे क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं, हमारी इतनी आदत हो चुकी है बाहर देखने की कि खुद के अंदर मुड़ के खुद को देखना हमें लगता है कि कोई वर्थ का ही नहीं है। क्योंकि बाहर इतनी सारी शाइनी चीजें हैं, बाहर इतनी सारी अट्रैक्टिवनेस है, जो इतनी अट्रैक्शन है बाहर, वही हमें इतनी अच्छी लगती है। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि जो भी बाहर हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, जो भी बाहर हमें शाइनी लग रहा है, वो शाइनी ही इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे अंदर अंधेरा है, सब कुछ इंसान से निकल के आ रहा है। और जब
इंसान ये नहीं देख रहा है, तो वो पाएगा कि उसको बाहर की ही चीजों पर ध्यान है सारा, उसका हाथ हमेशा बाहर की चीजों पे झुक जाता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो बहुत नेचुरल है, और अब सोसाइटी ही ऐसी पूरी खड़ी हो गई है, तो सोसाइटी में, इस सोसाइटी में स्कूल भी फिर ऐसा ही होगा, फिर उस स्कूल में स्टूडेंट्स भी ऐसे ही होंगे, फिर उस स्टूडेंट्स के टीचर्स और प्रिंसिपल्स भी ऐसी होंगी। वो भी क्यों बोलेंगे कि हाँ इसकी इतनी वैल्यू नहीं लग रही है, छोड़ो, लेट्स ड्रॉप दिस, दे वोंट ड्रॉप इट, बिकॉज हमारी अपने आप को देखने की जो एक टेंडेंसी है ना वो खत्म हो चुकी है। हम अपने आप को नहीं देखेंगे, हम हमेशा बाहर देख रहे हैं। और ये इतना तो समझ आ ही गया है, अगर आप बाहर की दुनिया को देखो तो इसीलिए बाहर की दुनिया की हालत अभी ऐसी है कि एक ये रूथलेस वर्ल्ड है, क्रूअल वर्ल्ड है, वायलेंस है, ये सब ही इसीलिए है क्योंकि इंसान इग्नोरेंट है। इंसान अपने आप को नहीं देख रहा है कि वो कहां से चल रहा है, उसके पास कितने इल्यूजन्स हैं, वो बस अपने सेल्फिश मोटिव्स पे ही चल रहा है। वो सेल्फिश मोटिव्स पे क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है वो पाके वो खुशी उसे मिल जाएगी, लेकिन जो उसे खुशी मिलेगी वो उसकी अंडरस्टैंडिंग से मिलेगी, वो उसके जॉय से मिलेगी जब वो खुद को समझ पाएगा, क्योंकि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से ही वो जॉय आता है जो बाहर के सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड नहीं करता। तो जब हम इसका एग्जांपल भी यूज करते हैं, आई वुड ट्राई टू डू इट इन अ डिफरेंट स्कूल, देन आई वुड गो सम अदर प्लेस, बट वन देन रियलाइजेस दिस, इस बात का विगर समझो, इस बात की ग्रेविटी समझो। जब कोई ये देख लेता है ना कि भाई मुझसे ही ये सारी दुनिया निकल के आ रही है, ये जो बाहर जो भी मैं चीजें समझ रहा हूं मेरी अंडरस्टैंडिंग से निकल के आ रही है, उसको ये दिखता है कि हाँ ये कितना जरूरी है कि सामने वाला भी ये समझे, क्योंकि सामने वाला बस, आपने कहा कि देखो हम एज एन एडोलेसेंट हमें तो अप्रिसिएशन की जरूरत है। हम तो चाहते हैं कि देखो हमें कोई तो हमें कंपेयर करना हमारे लिए नॉर्मल है, हमारे लिए अप्रिसिएशन पाना नॉर्मल है, हम चाहते हैं तारीफ पाना, और ये तो ठीक है, ये तो जायज है, हमारी एज में जायज जरूर होगा, कॉमन होगा, सभी ये कर रहे होंगे। लेकिन इसी एज से फिर समझा भी तो जा सकता है कि शायद अगर मैं इस एज में ये करता रहूंगा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि मैं आगे भी यही करता रहूंगा, मेरी लाइफ फिर इसी प्रिंसिपल पे चलेगी कि वो कंपेयर करेगी, वो अप्रिसिएशन ढूंढ रही होगी। आज मैं किन्हीं चीजों को लेकर अप्रिसिएशन ढूंढता हूं, मैं अपने क्लास वर्क के लिए, होमवर्क के लिए, अपने एकेडमिक रिजल्ट्स के लिए अप्रिसिएशन ढूंढ रहा हूं, आगे जाके मैं किन्हीं और चीजों के लिए अप्रिसिएशन ढूंढूंगा, मेरी पोजीशन, मैं दिख कैसा रहा हूं, मेरी एबिलिटीज क्या है, मैं उनके लिए अप्रिसिएशन ढूंढूंगा। मैं लगातार अप्रिसिएशन ही ढूंढता रहूंगा। अगर आज लेकिन मुझे दिखा है, अगर आज मुझे दिखा है कि जरूरी नहीं है ऐसी जिंदगी जीना जहां मैं लगातार कंपेयर करता रहूं, मैं तुलना ही करता रहूं अपनी ही इनएडिक्वेसी से, मेरी ही इनसफिशिएंसी से, मैं बाहर लगातार अपने आप को कंपेयर करता रहूं, ये जरूरी नहीं है करना। तो आज से भी तो बदला जा सकता है ना, इसी समय से अप्रिसिएशन का भूखा होना भी तो कम करा जा सकता है, और खुद को देखा जा सकता है, अंडरस्टैंड करा जा सकता है थोड़ा कि मेरे को ये क्यों चाहिए होती है ये सारी चीजें। टीनेजर मैं ये कर रहा हूं, बट जरूरी तो नहीं है जो सब कर रहे हैं मैं भी वही करूं। अगर मेरे को थोड़ा अलग होना है तो मुझे समझना पड़ेगा ना, और समझना अपने आप को आपको ऑटोमेटिकली लोगों से अलग बना देता है, क्योंकि लोग तो सब वही कर रहे हैं जो पॉपुलरली चल रहा है, तभी तो उसको भेड़ चाल कहते हैं। सभी तो शीप की तरह चलते हैं। क्यों चलते हैं वो शीप की तरह? क्योंकि वो खुद से समझना नहीं चाहते, वो बस यही करना चाहते हैं कि हाँ जो पॉपुलर है वो करते रहो। ये तो नॉर्मल है ना एज ए टीनेजर। अभी आप ये बोल रहे हो, आप थोड़े एडल्ट हो जाओ, बोलोगे ये तो नॉर्मल है ना एज अ यंग पर्सन, फिर आप बोलोगे तो नॉर्मल है ना फॉर अ पर्सन हु इज इन 30s, ये तो नॉर्मल है ना फॉर अ पर्सन हु इज इन 40s। एवरी टाइम व्हाट यू वुड बी डूइंग इज सब्सक्राइबिंग टू द नॉर्म, कि जो नॉर्मल है ये तो नॉर्मल है ना। आप हर समय वही करते रहोगे जो नॉर्मल है। आप अभी वो कर रहे हो जो एक टीनेजर के लिए नॉर्मल है, आगे जाके आप वो करोगे जो एक 20s में किसी पर्सन के लिए नॉर्मल होगा, और ऐसे कंटिन्यूअसली ये साइकिल चलती रहेगी। आप कह रहे हो कि देखो एक यंग पर्सन में और एक एडोलेसेंट में, एक टीनेजर में और एक एडल्ट पर्सन में डिफरेंस होता है। डिफरेंस शायद आप देखोगे तो बस बॉडीली है, फिजिकल लेवल पे होगा। थिंकिंग जो उसकी है वो बचपन से ही सेट हो जाती है।
बचपन में भी बच्चा मोटिवेट होता है खिलौना देखकर वो ताली बजाता है ना। अब ऐसे ही एडोलेसेंट में जब वो आता है, टीनेजर में आता है, तो वो कुछ और मिस्चिफ जब वो और अपने आसपास प्लेजरेबल चीजें देखता है तो वो उनको देख के ताली बजाता है। जब यंग पर्सन जो कोई होता है तो वो कोई गाड़ी, कोई घर देख के ताली बजाता है। हमारी जो मूवमेंट है वो सेम है, इनहेरेंटली हम एक ही तरीके से चल रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं हो रहे हैं। दोनों को ट्रीट करने का तरीका अलग होना चाहिए ना। हाँ, ट्रीटमेंट वगैरह ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट तो सुपरफिशियल लेवल पे है ना, कि हाँ आप एक टीनेजर से सीखने वाली एज तो वही होती है जब 14-15 साल की होती है। सीखने वाली एज कंटिन्यूअस होती है, कोई एक रिस्ट्रिक्टेड एज नहीं होती सीखने की। वो इनएडिक्वेसी बचपन से ही स्टैब्लिश रहती है। ये ऐसा नहीं है कि वो इनएडिक्वेसी आपको एडल्टहुड में जाके ही आ रही है। वो इनएडिक्वेसी व्हेन यू आर अ यंग चाइल्ड और आपको बिजी होना होता है, तो आप टॉय से बिजी होते हो ना एक, तो वही आपकी इनएडिक्वेसी है, क्योंकि वो टॉय आपको बिजी करने के लिए चाहिए, और वही टॉय आगे जाके फिर पार्टीज बन जाती है, कार्स बन जाती है, क्लब्स बन जाते हैं, फिर वो टॉय वो हो जाता है। टॉय का फॉर्म चेंज हो रहा होता है, पर टॉय का जो इंसान के साथ रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप नहीं बदल रहा होता है। टॉय इंसान को इंगेज करने के लिए, कुछ नेगेटिव भी क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि नेगेटिव है, जरूरी नहीं है नेगेटिव, वो कोई और चीज भी हो सकती है। एम्बिशन भी फिर उसका टॉय बन सकता है, कि वो उससे अपने आप को बिजी करना चाह रहा है, वो उससे अपने आप को ऑक्यूपाई, इंगेज करना चाह रहा है, क्योंकि जब तक वो उससे इंगेज होता रहेगा तब तक वो अपने आप से तो दूर रहेगा ना, उसका अपने आप से तो ध्यान हटके रहेगा, वो खुद पर तो ध्यान नहीं दे रहा होगा। तो टॉय का भी ये मतलब होता है कि वो उसमें बिजी हो गया है, उसने उसे ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा ध्यान उसने एक्वायर कर लिया उसका टॉय ने, तो वो टॉय में बिजी है। ऐसे एम्बिशियस इंसान अपने एम्बिशन में बिजी है, वो लगातार अपनी ड्रीम्स हो जो पाना चाह रहा है वो अपने एम्बिशन में बिजी है। वो दोनों ही केसेस में, इंस्टेंसेस पे अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। दोनों ही वो क्या है कि वो टॉय में क्यों बिजी है, वो एम्बिशियस क्यों होना चाहता है, वो दोनों ही समय पे इन दोनों पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो उसके हाथ में कोई जो चीज है उसको लेके ऑक्यूपाइड है। उसके एम्बिशन में तभी बन रहा है जब वो कुछ सोच रहा हो कि हाँ मुझे बड़े होके करना है, तो कुछ तो अपने अंदर सोचा होगा ना। एम्बिशन जो होता है ना, ध्यान दो इस पे। और सर बोलते हैं कि एम्बिशियस पर्सन अच्छा होता है, ऐसे कुछ तो होगा ना सर, हर चीज ऐसा ही इसने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, तो ध्यान दिया होगा तभी उसके एम्बिशन बने होंगे मेरे ख्याल से। एम्बिशियस को अगर हम इसको देखें, एक एम्बिशियस क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, हम बोलते हैं कि एम्बिशियस होना अगर अच्छा है, क्वाइट हम बोलते हैं कि एम्बिशियस होना तो अच्छा है, कि देखो ज्यादा से ज्यादा पाने की चाह, कुछ हासिल करने की चाह तो अच्छी है। एम्बिशियस भी इंसान तब होता है जब वो अंदर से खाली होता है, उसके खालीपन से सारा एम्बिशन निकल के बाहर आता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग से उसका एम्बिशन निकल के नहीं आया है, उसने कुछ क्रिएटिव पता नहीं लगाया है। एम्बिशन से वो एक्चुअली अपने अंदर का खालीपन फुलफिल करना चाह रहा है, एम्बिशन से वो अपने ही अंदर की जो एम्प्टीनेस है उसको पाना चाह रहा है, उसको भरना चाह रहा है। उसको लगता है कि जितना मैं ज्यादा पा लूंगा बाहर, जितना मैं अचीव कर लूंगा बाहर, उतने ही मेरे अंदर की जो एम्प्टीनेस है वो शायद भर जाए, उतना ही मैं शायद अपने आप को अनफुलफिल्ड कर लूं। एक एम्बिशियस मैन वाकई में इनवर्डली एम्प्टी मैन होता है, उसका जो सारा एम्बिशन है उसी के खालीपन से निकल के आ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग से निकलता नहीं है। उसने अपने तरफ, अपने बारे में कभी कुछ जाना नहीं है, इसीलिए वो एम्बिशियस है। वो एम्बिशियस के थ्रू, एम्बिशन हमें लगता है कि हाँ दुनिया में कुछ अच्छी चीज है, अचीव करने वाली चीज है, ये तो एक वर्थवाइल परस्यूट है ना अपना एम्बिशन, लेकिन शायद वर्थवाइल परस्यूट होगा नहीं होगा ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो इतना एक तरीके की भूख होती है ना एम्बिशन, ये भूख क्वाइट, ये भूख जो है ना उसकी अपने ही खालीपन से निकल के आ रही है। जो खाली है वही एम्बिशियस होगा दुनिया में। वो ये नहीं जानता होगा वो खाली ही क्यों है, वो इतना इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट अपने आप को फील ही क्यों करता है कि वो अपने आप को कुछ दिलवाना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। जो भी एम्बिशियस मैन है ना, वो पता है एम्बिशियस क्यों है, क्योंकि उसको फियर ऑफ फेलियर है। उसका सारा एम्बिशन उसके फियर ऑफ फेलियर से फ्यूल हो रहा है।
वो फेल नहीं होना चाहता, वो लाइफ में कुछ भी नथिंग नहीं होना चाहता, उसको कुछ ना होने से बड़ी एक घबराहट है। उसको लगता है मैं अगर जिंदगी में कुछ बनूंगा नहीं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी, और मेरे को अपनी वैल्यू स्टैब्लिश करने के लिए बाहर चीजें अचीव करनी पड़ेगी, तब तो मैं कुछ कहलाऊंगा ना, नहीं तो आई वुड बी अ फेलियर। और ये जो असफल होने का जो डर है, जो घबराहट है, ये उसे एम्बिशियस बनाती है। तो हमारा एम्बिशन इज एक्चुअली ड्रिवन बाय आवर फियर ऑफ बीइंग नथिंग, फियर ऑफ नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी, fear of not being validated by other people. It is from this filth that ambition actually grows. But fear, कि आपने बोला ambitious person में fearful रहता है, fear of failure. सर ऐसा होता है कि ambitious person बहुत बार फेल हो चुका है, और जब उसके ambition वहीं पर और फेल होने के बाद भी अपने ambition को अचीव करना चाहता हूँ। समझो, वो फेल होगा एक वेंचर में, वो दूसरा वेंचर करने लग जाएगा, वो तीसरे वेंचर में फेल होगा, वो अगला वेंचर करने लग जाएगा, बट वो ये लगातार पाता ही चला जाएगा, कुछ भी किसी ना किसी चीज की तरफ वो टारगेट करेगा। और वो क्यों करेगा? क्योंकि उसको अल्टीमेटली अपनी जिंदगी में फेल होने का डर है। वो अपने आप को फेलियर नहीं देखना चाहता, वो अपनी नजरों में गिरा हुआ देखना नहीं चाहता अपने आप को। उसका कोई एक बेंचमार्क है जिसके अगेंस्ट वो लगातार खुद को तौल रहा है, और उसके अगेंस्ट क्योंकि वो तौलता रहता है अपने आप को, इसीलिए वो एम्बिशियस होता है। वो चाहता है कि मैं इस पे तो जाके खड़ा हो जाऊं, क्योंकि वो अपनी ही आंखों पे एक्चुअली गिरा हुआ है। जो इंसान अपनी आंखों में गिरा हुआ होता है वही बाहर दूसरों की आंखों में उठकर एम्बिशन पाना चाहता है, वो एम्बिशियस बनता है, वो चीजें अचीव करना चाहता है, क्योंकि अचीवमेंट फिर उसको दूसरों की आंखों में उठाएंगी, और जब वो दूसरों की आंखों में उठेगा तो शायद वो अपनी आंखों में भी उठ पाएगा। और एम्बिशन यही है, फिर अपने आप को कुछ भी ना मानना, बहुत छोटा स्मॉल मानना, यहां से ही सारा एम्बिशन निकल के आता है। मानना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं अपने आप में, आई एम नथिंग, आई एम वर्थलेस, आई एम एब्सोल्युटली जीरो। इस एम्प्टीनेस से सारी आपकी एम्बिशन निकल रही है बाहर।